नमस्ते। द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी भारतीय राज्यव्यवस्था श्रृंखला में हम अध्याय 40 नगरपालिकाओं यानी म्युनिसिपैलिटीज पर चर्चा करेंगे। तो जब हम कहते हैं शहरी स्थानीय सरकार या अर्बन लोकल गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या है सीधे शब्दों में? हाँ, बेसिकली ये किसी शहर या कस्बे का मतलब एक शहरी क्षेत्र का शासन है। और ये शासन कौन करता है? वहाँ के लोग जिन्हें चुनते हैं, वो प्रतिनिधि। अच्छा। जाहिर है उनका जो अधिकार क्षेत्र है, जुरिस्डिक्शन, वो राज्य सरकार तय करती है। एक खास शहरी इलाके तक ही सीमित होता है। और भारत में ये शहरी स्थानीय सरकारें मतलब एक ही तरह की नहीं है, काफी विविधता है। करीब 8 अलग अलग प्रकार की बॉडीज हैं। 8? कौन कौन सी? हाँ, देखिए, नगर निगम है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो बड़े शहरों के लिए होता है। फिर नगर पालिका, म्युनिसिपैलिटी छोटे शहरों के लिए। ठीक है। फिर अधिसूचित क्षेत्र समिति है, नोटिफाइड एरिया कमिटी, नगर क्षेत्र समिति, टाउन एरिया कमिटी, छावनी बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड जो मिलिट्री एरियाज के लिए होता है। हाँ, कैंट एरियाज। बिल्कुल। फिर टाउनशिप है, टाउनशिप ये अक्सर आपको इंडस्ट्रियल एरियाज में मिलेंगी। पोर्ट ट्रस्ट हैं, पोर्ट ट्रस्ट बंदरगाहों के लिए, और कुछ खास काम के लिए स्पेशल पर्पस एजेंसी भी होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई वाटर सप्लाई बोर्ड है या हाउसिंग बोर्ड या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो मतलब जरूरत के हिसाब से अलग अलग ढांचे बने हैं। सही। काफी लंबी लिस्ट है ये तो। और इन सबको एक मजबूत कानूनी आधार मिला, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, वो 1992 के 74th संवैधानिक संशोधन अधिनियम से, है ना? हाँ, 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 ये बहुत महत्वपूर्ण था। इससे पहले ये संविधान का हिस्सा नहीं थी। इंटरेस्टिंगली, केंद्र के लेवल पर देखें तो शहरी स्थानीय सरकार का काम 3 मंत्रालयों में बटा हुआ लगता है। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। ज्यादातर मामले तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स देखता है। राइट। लेकिन जो छावनी बोर्ड हैं, वो क्योंकि रक्षा क्षेत्रों में होते हैं, हाँ। तो वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं। ओके। और जो यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ के मामले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखता है। अच्छा। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, 7th स्केड्यूल, उसमें स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट, चाहे वो शहरी हो या ग्रामीण, हाँ। वो राज्य सूची का विषय है, स्टेट लिस्ट का। मतलब इन पर कानून बनाने और इन्हें चलाने की जो मुख्य जिम्मेदारी है, वो राज्यों की है। केंद्र ने एक फ्रेमवर्क दे दिया 74th संशोधन से, पर असली एक्शन, असली डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स वो राज्यों को ही करना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं इतिहास में। भारत में ये जो शहरों का अपना शासन है, इसकी कहानी काफी पुरानी है। ये ब्रिटिश राज में शुरू हो गई थी। हाँ, बिल्कुल। इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। कुछ माइलस्टोन्स देखें अगर। हाँ, देखते हैं। तो 1687-88 में मद्रास, जो अब चेन्नई है, वहां भारत का पहला नगर निगम बना, फर्स्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम की बात है। सोचिए कितना पहले। वाओ। 1688। हाँ। फिर 1726 में बॉम्बे यानी मुंबई और कलकत्ता यानी कलकत्ता, वहां भी नगर निगम बने। ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे, अंग्रेजों के मेन सेंटर्स। फिर एक बड़ा कदम आया 1870 में। लॉर्ड मेयो का प्रस्ताव था वित्तीय विकेंद्रीकरण पर, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। पहली बार ये सोचा गया कि थोड़ी फाइनेंशियल पावर्स नीचे दी जाएं, स्थानीय स्तर पर। अच्छा, पैसों का मामला। हाँ, लेकिन जो असल में मील का पत्थर माना जाता है, वो है 1882 का लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव। हाँ, ये तो सुना है। मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं इसे। बिल्कुल, मैग्ना कार्टा। रिपन ने बहुत जोर दिया कि ये जो स्थानीय निकाय हैं, इनमें ज्यादातर सदस्य चुने हुए होने चाहिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और उन्हें असली शक्तियां और वित्तीय संसाधन मिलने चाहिए। हाँ। इसीलिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हाँ, ये जनक वाला टाइटल दिखाता है कि इनका कंट्रीब्यूशन कितना अहम था। एक दिशा दी इन्होंने कि लोकल बॉडी सिर्फ नाम के लिए ना हो। सही बात है। फिर 1907 में एक रॉयल कमीशन बनी डिसेंट्रलाइजेशन पर। अध्यक्ष थे CEH होबहाउस। ओके। उसने 1909 में अपनी रिपोर्ट दी और लोकल बॉडीज को और मजबूत करने की सिफारिशें की। फिर आया 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जिसे कहते हैं। हाँ, वही। इसने प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया, डायरकी, और स्थानीय स्वशासन को एक हस्तांतरित विषय बना दिया,
ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि ये विषय एक भारतीय मंत्री के अधीन आ गया। वो इस पर कानून बना सकते थे, लेकिन पूरी आज़ादी नहीं थी। गवर्नर के पास अभी भी वित्त पर कंट्रोल था और वो मंत्री के बनाए कानून को वीटो भी कर सकते थे। तो ये पावर शेयरिंग की कोशिश थी, पर अधूरी थी। मतलब पूरी तरह स्वायत्त नहीं। बिल्कुल नहीं। फिर 1924 में कैंटोनमेंट्स एक्ट आया। ये खास तौर पर छावनी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए था, और दिलचस्प बात यह है कि ये आज भी काफी हद तक छावनी बोर्डों का आधार है। अच्छा। और फिर आया 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसने प्रांतीय स्वायत्तता दी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, और स्थानीय स्वशासन को पूरी तरह से प्रांतीय विषय बना दिया, प्रोविंशियल सब्जेक्ट। तो अब ये पूरी तरह प्रांतों के कंट्रोल में आ गया? सैद्धांतिक रूप से हाँ। अब इस पर कानून बनाने का पूरा अधिकार प्रांतीय विधान मंडलों को मिल गया। ये एक बड़ा कदम था। ठीक है, तो ये तो हुई आज़ादी से पहले की बात। आज़ादी के बाद भी सुधारों की कोशिशें तो जारी रही होंगी? हाँ बिल्कुल। आज़ादी के बाद केंद्र सरकार ने शहरी स्थानीय सरकारों के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए कई समितियां और आयोग नियुक्त किए। हाँ, देखिए। आपकी जो स्रोत सामग्री है उसमें एक टेबल 40.1 भी है, जिसमें इनकी लिस्ट दी गई है। हाँ, देखी मैंने। इसमें कई नाम हैं। कोई खास समिति जिसका जिक्र करना चाहें? देखिए, वैसे तो कई थी, लेकिन पी.के. थुंगौन समिति 1988 का जिक्र जरूरी है। क्यों? क्योंकि इस समिति ने बहुत पुरजोर तरीके से ये सिफारिश की थी कि पंचायती राज संस्थाओं के साथ साथ शहरी स्थानीय निकायों को भी संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। अच्छा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन की बात यहाँ से उठी? हाँ, एक मजबूत आवाज यहाँ से उठी। थुंगौन समिति ने कहा कि बिना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के ये निकाय प्रभावी नहीं हो सकते। राज्य सरकारें अक्सर इन्हें अनदेखा कर देती हैं, समय पर चुनाव नहीं कराती हैं, बेवजह भंग कर देती हैं या पर्याप्त फंड्स और फंक्शंस नहीं देती। ये तो आज भी कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है। बिल्कुल। तो इस सिफारिश ने 74वें संशोधन के लिए एक बहुत मजबूत आधार तैयार किया। तो अब आते हैं उस सफर पर। कैसे इन शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला? ये कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन जर्नी ये आसान नहीं थी, जैसा आपने कहा, काफी उतार चढ़ाव रहे। बिल्कुल नहीं। इसमें काफी राजनीतिक ड्रामा और डिलेज हुए। सबसे पहले कोशिश की राजीव गांधी सरकार ने 1989 में। वो 65वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर आए, नागर पालिका विधेयक। हाँ। मकसद वही था, नगर पालिकाओं को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना, उन्हें नियमित चुनाव शक्तियां और फंड सुनिश्चित करना। लोकसभा में तो ये पास हो गया आसानी से, क्योंकि कांग्रेस के पास बहुमत था। लेकिन ये राज्यसभा में अटक गया अक्टूबर 1989 में। वहां सरकार के पास बहुमत नहीं था और कई विपक्षी दलों और कुछ राज्यों ने इसका विरोध किया। क्यों विरोध किया? मुख्य चिंता ये थी कि ये केंद्र सरकार राज्यों के अधिकार क्षेत्र में ज़रूरत से ज़्यादा दखल दे रही है। उन्हें लगा कि ये फेडरलिज्म के सिद्धांत के खिलाफ है, राज्यों की स्वायत्तता कम हो जाएगी। तो बिल वहीं गिर गया, खत्म हो गया। ओहो, मतलब सिर्फ अच्छी मंशा काफी नहीं थी, पॉलिटिकल कॉन्सेंसस और राज्यों की सहमति भी जरूरी थी। ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के चेक्स एंड बैलेंसेस दिखाते हैं। सही कहा। फिर आई वीपी सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार। उन्होंने भी कोशिश की। 1990 में एक संशोधित नागरपालिका विधेयक दोबारा लोकसभा में पेश किया। फिर क्या हुआ? लेकिन वो सरकार ज्यादा दिन चली ही नहीं। राजनीतिक अस्थिरता का दौर था, सरकार गिर गई, लोकसभा भंग हो गई और बिल फिर से लैप्स हो गया। अरे, मतलब दूसरी कोशिश भी नाकाम। ये दिखाता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसे बड़े पॉलिसी रिफॉर्म्स को रोक सकती है। बिल्कुल। आखिरकार ये काम पूरा हुआ पीवी नरसिम्हा राव सरकार के समय। उन्होंने सितंबर 1991 में फिर से एक संशोधित नगर पालिका विधेयक लोकसभा में पेश किया। इस बार क्या लगता? इस बार शायद ज्यादा राजनीतिक सहमति बनाने की कोशिश की गई। बिल पर काफी बहस हुई, कुछ बदलाव भी किए गए और अंततः दिसंबर 1992 में ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पारित हो गया। चलो, आखिरकार। लेकिन प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं हुई होगी। नहीं, क्योंकि ये संविधान संशोधन था और फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा था, इसलिए इसे कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी मंजूरी लेनी जरूरी थी, रैटिफिकेशन बाय स्टेट्स। अच्छा। तो वो प्रक्रिया पूरी हुई। फिर अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति की सहमति मिली और तब जाकर ये 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में कानून बना। और लागू कब से हुआ? 1 जून 1993 से। हाँ, 1 जून 1993।
ये तारीख याद रखनी चाहिए। हाँ, इस कानून ने संविधान में एक नया भाग जोड़ा, पार्ट 9A, जिसका नाम है द म्यूनिसिपैलिटीज। इसमें अनुच्छेद 243P से लेकर 243ZG तक शामिल है। ओके, पार्ट 9A। और साथ ही संविधान में एक नई अनुसूची, 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। इसमें क्या है? इसमें नगरपालिकाओं के 18 कार्यात्मक विषय दिए गए हैं, 18 फंक्शनल आइटम्स। ये वो काम है जिन पर नगरपालिकाओं को शक्तियां और जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। ये अनुच्छेद 243W से जुड़ा है। और सबसे बड़ी बात, जैसा हमने पहले कहा, इसने नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। अब वो संविधान के न्यायोचित भाग जस्टिसेबल पार्ट के दायरे में आ गई। इसका क्या मतलब हुआ आम भाषा में? आम भाषा में मतलब ये कि अब राज्य सरकारों पर एक संवैधानिक बाध्यता है, अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, कि वो इस कानून के प्रावधानों के अनुसार अपने राज्यों में नगरपालिकाओं की नई व्यवस्था बनाए और उसे लागू करें। मतलब अब स्टेट गवर्नमेंट्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। वो इसे अब अनदेखा नहीं कर सकती, जैसे शायद पहले कर दी थी। हाँ, बिल्कुल। थियोरेटिकली अब वो मनमाने ढंग से चुनाव टाल नहीं सकती, या बेवजह भंग नहीं कर सकती, या उन्हें शक्तियां देने से मना नहीं कर सकती। हालांकि व्यवहार में कितना होता है वो अलग बात है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ही यही था कि शहरी सरकारों को पुनर्जीवित किया जाए, उन्हें मजबूत किया जाए, ताकि वो सही मायने में स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के रूप में काम कर सकें। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट्स। जी, डिसेंट्रलाइजेशन को जमीनी हकीकत बनाना। सही। तो चलिए अब इस 74वें संशोधन की जो मुख्य विशेषताएं हैं, सेलिएंट फीचर्स, उनको एक एक करके समझते हैं। इसने क्या-क्या खास बदलाव किए? जरूर। सबसे पहला फीचर है 3 तरह की नगरपालिकाएं। हाँ, ये आपने शुरू में बताया था। हाँ, कानून कहता है कि हर राज्य में आमतौर पर 3 तरह की म्यूनिसिपैलिटीज होंगी। पहली, नगर पंचायत। नगर पंचायत ये कहाँ के लिए? ये उन इलाकों के लिए जो गांव से शहर बन रहे हैं, एक संक्रमणकालीन क्षेत्र, ट्रांजिशनल एरिया, जहां ना पूरी तरह गांव वाली बात है न शहर वाली। जैसे कोई बड़ा गांव जो अब कस्बे जैसा लगने लगा है? हाँ, बिल्कुल वैसा। दूसरी है नगर पालिका परिषद या म्यूनिसिपल काउंसिल। ये छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए होती है, स्मॉलर अर्बन एरिया, जिसे हम आमतौर पे म्यूनिसिपैलिटी या नगर पालिका कहते हैं। ठीक है। और तीसरी है नगर निगम या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ये बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए होती है, लार्जर अर्बन एरिया, जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर वगैरह। और ये संक्रमणकालीन, छोटे बड़े, ये कौन तय करता है? ये तय करने का अधिकार राज्यपाल, गवर्नर को दिया गया है। वो कुछ कारकों या फैक्टर्स को ध्यान में रखकर किसी क्षेत्र को इन कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। जैसे? कौन से कारक? जैसे उस इलाके की जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या का घनत्व कितना है, वहाँ स्थानीय प्रशासन के लिए कितना राजस्व उत्पन्न होता है, कितने लोग गैर कृषि कामों में लगे हैं, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, उस जगह का आर्थिक महत्व क्या है, और कुछ अन्य कारक जो वो जरूरी समझे। मतलब काफी सोच समझकर वर्गीकरण होता है। हाँ, होना तो चाहिए। इसमें एक अपवाद भी है। क्या? अगर कोई ऐसा शहरी क्षेत्र है जहां नगर पालिका जैसी सेवाएं, जैसे पानी, बिजली, सड़क, सफाई वगैरह, कोई औद्योगिक प्रतिष्ठान, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट खुद ही दे रहा है। जैसे कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री या प्लांट का अपना टाउनशिप? हाँ, बिल्कुल। जैसे जमशेदपुर में टिस्को का एरिया है या भेल का टाउनशिप है। ऐसी जगहों को राज्यपाल औद्योगिक टाउनशिप, इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित कर सकते हैं। तो वहाँ क्या होगा? तो वहां फिर इस कानून के तहत नगर पालिका का गठन करना जरूरी नहीं होगा। उस औद्योगिक इकाई का प्रशासन ही वो काम देखता रहेगा। अच्छा, ये एक खास छूट है। अब बात करते हैं संरचना की, कॉम्पोजिशन की। नगरपालिका बनती कैसे है? सदस्य कौन होते हैं? इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि नगरपालिका के सभी सदस्य आमतौर पर उस नगरपालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा सीधे चुने जाएंगे, डायरेक्ट इलेक्शन। यानी पार्षद का चुनाव? हाँ, पार्षद। इसके लिए पूरे नगरपालिका क्षेत्र को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें वार्ड्स कहते हैं। हर वार्ड से एक सदस्य चुना जाता है। ठीक है। और अध्यक्ष, चेयरपर्सन या मेयर, उनका चुनाव कैसे होता है? अध्यक्ष के चुनाव का तरीका राज्य विधानमंडल तय कर सकता है। ये राज्यों में अलग अलग हो सकता है। कैसे? कहीं पर अध्यक्ष को भी सीधे जनता चुनती है,
जैसे मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन होता है कई शहरों में, और कहीं पर जो चुने हुए पार्षद होते हैं वो अपने में से ही किसी एक को अध्यक्ष चुनते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन। अच्छा, ये राज्य तय करेगा। हाँ, अब इन सीधे चुने हुए सदस्यों के अलावा राज्य विधानमंडल चाहे तो कुछ और लोगों को भी नगरपालिका में प्रतिनिधित्व दे सकता है। जैसे किन्हें? जैसे ऐसे व्यक्ति जिन्हें नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव हो, पर्सन्स हैविंग स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, इन्हें नॉमिनेट किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स। हाँ, पर एक बात ध्यान रखनी है, इन्हें नगर पालिका की बैठकों में बोलने का अधिकार तो होता है, पर वोट देने का अधिकार नहीं होता। दे कैनॉट वोट। अच्छा, लाइक हैविंग एन एक्सपर्ट एडवाइजर जो वोट नहीं कर सकता। और कौन? उस नगर पालिका क्षेत्र में जो लोकसभा एमपीज और राज्य विधानसभा एमएलएस के सदस्य आते हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूरी तरह या आंशिक रूप से उस इलाके में पड़ता हो, उन्हें भी शामिल किया जा सकता है। हाँ, और इसी तरह राज्यसभा एमपीज और राज्य विधान परिषद एमएलसीज के वो सदस्य जो उस नगर पालिका क्षेत्र के भीतर मतदाता के रूप में पंजीकृत हों। ओके। और कुछ समितियों के अध्यक्षों, चेयरपर्सन्स ऑफ कमिटीज को भी सदस्य बनाया जा सकता है, वार्ड समितियों के अलावा। तो ये सब मिलकर नगर पालिका या नगर निगम की काउंसिल बनाते हैं। अब बात करते हैं वार्ड समितियों की। वार्ड्स कमिटीज, ये क्या है? जिन नगर पालिकाओं की आबादी 3 लाख या उससे ज्यादा है, वहाँ वार्ड समितियों का गठन करना अनिवार्य है। कंपल्सरी है। कंपल्सरी है। 3 लाख प्लस आबादी पर। हाँ, ये एक या एक से ज्यादा वार्डों को मिलाकर बनाई जाती है। इनका मकसद क्या है? इनका मकसद है शासन को और ज्यादा लोकल लेवल पर ले जाना, हाइपर लोकल गवर्नेंस आप कह सकते हैं, ताकि जो बिल्कुल गली मोहल्ले के मुद्दे हैं, जैसे कहीं सफाई नहीं हो रही, स्ट्रीट लाइट खराब है, पानी की पाइपलाइन लीक हो रही है, उन पर वहीं ध्यान दिया जा सके और लोग सीधे जुड़ सकें। अच्छा, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन विद इन द म्युनिसिपैलिटी। बिल्कुल। इनकी संरचना कैसी होगी, इनका क्षेत्र क्या होगा, इनमें सदस्य कैसे चुने जाएंगे या कौन होंगे, ये सब तय करने का अधिकार राज्य विधानमंडल को दिया गया है। ठीक है, और क्या और भी समितियां बन सकती हैं? हाँ, राज्य विधानमंडल चाहे तो वार्ड समितियों के अलावा अन्य समितियों, अदर कमिटीज के गठन का भी प्रावधान कर सकता है, जैसे कोई फाइनेंस कमेटी हो या वर्क्स कमेटी हो। और ऐसी समितियों के अध्यक्षों को भी, जैसा मैंने पहले कहा, नगर पालिका का सदस्य बनाया जा सकता है। अब आते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान पर, सीटों का आरक्षण, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। हाँ, ये 74वें संशोधन का एक बेहद जरूरी हिस्सा है, सोशल जस्टिस को सुनिश्चित करने के लिए। क्या व्यवस्था है इसमें? कानून कहता है कि प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों, शेड्यूल्ड कास्ट एससीज और अनुसूचित जनजातियां, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटीज के लिए सीटें आरक्षित होंगी। कितनी? उनकी जनसंख्या के अनुपात में। उस नगरपालिका क्षेत्र में एससी और एसटी की जितनी पॉपुलेशन परसेंटेज होगी, उतनी ही परसेंटेज सीटें उनके लिए आरक्षित होंगी। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन फॉर एससीज एसटीज। और महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए भी आरक्षण है। कुल सीटों में से कम 1/3, नॉट लेस देन 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। कम से कम 1/3, ये बहुत बड़ा कदम था। हाँ, बहुत बड़ा। और ये जो 1/3 रिजर्वेशन है, इसमें एससी और एसटी महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं। मतलब एससी एसटी की आरक्षित सीटों में से भी कम 1/3 महिलाओं के लिए होंगी और ओवरऑल भी 1/3 होंगी। समझ गया। ये तो हुई सीटों की बात। अध्यक्ष के पद के लिए भी आरक्षण है? मेयर या चेयरपर्सन? हाँ, अध्यक्षों के पदों के लिए भी एससीज, एसटीज और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान राज्य विधानमंडल कर सकता है। मैनर ऑफ रिजर्वेशन राज्य तय करेगा। अक्सर ये रोटेशन के आधार पर होता है। रोटेशन मतलब अलग अलग कार्यकाल में अलग अलग नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पद कभी एससी के लिए, कभी एसटी के लिए, कभी महिला के लिए, कभी जनरल के लिए आरक्षित होते रहते हैं, ताकि सभी वर्गों को मौका मिले। ठीक है। अच्छा, पिछड़े वर्गों के लिए, बैकवर्ड क्लासेस ओबीसीज के लिए भी आरक्षण है? यहाँ थोड़ा फर्क है। कानून कहता है कि राज्य विधानमंडल अगर चाहे तो मे प्रोवाइड किसी नगर पालिका में सीटों या अध्यक्षों के कार्यालयों में पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। ये अनिवार्य नहीं है, एससी एसटी और महिलाओं की तरह। मतलब ये राज्यों पर छोड़ा गया है, कुछ राज्य देते हैं, कुछ नहीं। हाँ, ये राज्य की अपनी नीति पर निर्भर करता है। एक और बात, ये जो एससी एसटी के लिए आरक्षण है, क्या ये हमेशा के लिए है? नहीं, एक तकनीकी बात है यहाँ। एससीज और एसटीज के लिए सीटों और अध्यक्षों के पदों का आरक्षण अनुच्छेद 334 में जो अवधि बताई गई है, उसकी समाप्ति के बाद प्रभावी नहीं रहेगा। अनुच्छेद 334
ये क्या है? ये वही अनुच्छेद है जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC/ST के आरक्षण की समय सीमा तय करता है, जिसे संसद समय समय पर बढ़ाती रहती है। वर्तमान में ये सीमा 2030 तक है, तो जब तक वो आरक्षण जारी है तब तक नगर पालिकाओं में भी ये आरक्षण लागू रहेगा। अच्छा, ये उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं नगर पालिकाओं के कार्यकाल की, ड्यूरेशन की। कितने समय के लिए चुनी जाती हैं? प्रत्येक नगर पालिका का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तारीख से 5 साल का होगा। 5 ईयर टर्म, एकदम फिक्स्ड। पहली बैठक से 5 साल। हाँ, लेकिन इसे कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग भी किया जा सकता है। डिसोल्यूशन इज पॉसिबल। किन परिस्थितियों में? ये कौन करता है? ये राज्य सरकार कर सकती है। अगर उसे लगता है कि नगर पालिका अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, या कानून का उल्लंघन कर रही है, या वित्तीय अनियमितता है। प्रक्रिया राज्य के कानून में दी होती है। अगर भंग हो गई तो फिर? अगर नगर पालिका 5 साल से पहले भंग हो जाती है तो नई नगर पालिका के गठन के लिए चुनाव कराने जरूरी है। कब तक? विघटन की तारीख से 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले, विदिन 6 months ऑफ डिसोल्यूशन। ये अनिवार्य है। 6 महीने के अंदर चुनाव। लेकिन इसमें एक शर्त है शायद। हाँ, एक शर्त है। अगर भंग हुई नगर पालिका का बचा हुआ कार्यकाल 6 महीने से कम है तो फिर उस छोटी अवधि के लिए उपचुनाव कराना जरूरी नहीं होगा। तो फिर चुनाव अगले आम चुनाव के साथ ही होंगे जब 5 साल पूरे होते। अच्छा। और मान लीजिए चुनाव हुए 6 महीने के अंदर और नई नगर पालिका बन गई, तो वो कितने समय तक काम करेगी? पूरे 5 साल? नहीं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर कोई नगर पालिका समय से पहले भंग होने के बाद पुनर्गठित होती है, जी हाँ, तो वह पूरे 5 साल के लिए नहीं रहेगी। तो वो केवल उस शेष अवधि के लिए रहेगी जिसके लिए मूल भंग हुई नगर पालिका चलती, अगर वो भंग न हुई होती। रिमाइंडर ऑफ द पीरियड ओनली। अच्छा, मतलब अगर कोई नगर पालिका 3 साल चली और भंग हो गई, तो नई चुनी हुई नगर पालिका सिर्फ बचे हुए 2 साल के लिए ही काम करेगी। बिल्कुल सही, सिर्फ 2 साल के लिए। फिर 5 साल का साइकिल पूरा होने पर आम चुनाव होंगे। इसका मकसद ये है कि सभी नगर पालिकाओं का कार्यकाल एक साथ खत्म हो और चुनाव नियमित रूप से होते रहें। ये व्यवस्था गड़बड़ाए नहीं है, इसलिए इस विघटन के संबंध में कुछ सुरक्षा उपाय भी हैं शायद, सेफगार्ड्स। हाँ, 2 मुख्य सेफगार्ड्स हैं। पहला, किसी नगर पालिका को भंग करने से पहले उसे सुनवाई का उचित अवसर, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, दिया जाना चाहिए। मतलब उसे अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। नेचुरल जस्टिस। ठीक है, और दूसरा ये कि राज्य के किसी मौजूदा कानून में कोई संशोधन करके किसी नगर पालिका को उसके 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने से पहले भंग नहीं किया जा सकता। मतलब कानून बदलकर आप चुनी हुई बॉडी को हटा नहीं सकते। ये मनमाने विघटन, आर्बिट्ररी डिसोल्यूशन को रोकने के लिए चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। सही है। अब आते हैं अयोग्यताओं पर, डिस्क्वालिफिकेशंस। कौन व्यक्ति सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए अयोग्य होगा? इसमें 2 बातें हैं। कोई व्यक्ति अयोग्य होगा यदि वो ए, उस राज्य के विधानमंडल के चुनावों के लिए जो कानून लागू है उसके तहत अयोग्य है, जैसे कोई दिवालिया हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो या किसी अपराध में दोषी पाया गया हो। या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून के तहत अयोग्य है। राज्य सरकारें अपने म्युनिसिपल एक्ट्स में और भी डिस्क्वालिफिकेशंस जोड़ सकती हैं। अच्छा, उम्र की भी कोई बात है इसमें? हाँ, एक खास बात है उम्र को लेकर। किसी व्यक्ति को सिर्फ इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा कि उसकी उम्र 25 साल से कम है, अगर उसने 21 साल की उम्र पूरी कर ली है। मतलब नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, जबकि एमएलए या एमपी बनने के लिए 25 वर्ष है। तो ये युवाओं को मौका देता है, यंग लीडर्स को चांस। हाँ, 21 साल का व्यक्ति पार्षद बन सकता है। अच्छा, अगर किसी सदस्य की अयोग्यता का सवाल उठता है तो उसका फैसला कौन करेगा? ये फैसला उस प्राधिकारी, अथॉरिटी को भेजा जाएगा जिसे राज्य विधानमंडल निर्धारित करे। ये राज्य के कानूनों में लिखा होता है कि कौन सी अथॉरिटी ये तय करेगी। ठीक है, अब चुनावों की बात करते हैं। ये चुनाव कराता कौन है? नगर पालिकाओं के लिए मतदाता सूची, इलेक्टोरल रोल्स तैयार करने से लेकर सभी चुनावों का संचालन, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल, ये सारी जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन की है। ये वही आयोग है जो पंचायत चुनाव भी कराता है? हाँ, 73वें और 74वें संशोधन ने हर राज्य में एक स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया है, जो पंचायतों और नगर पालिकाओं दोनों के चुनाव कराएगा। और चुनावों से जुड़े बाकी नियम कौन बनाता है?
राज्य विधानमंडल नगर पालिकाओं के चुनावों से संबंधित सभी मामलों के बारे में कानून बना सकता है, जैसे नामांकन प्रक्रिया, चुनाव प्रचार, वोटों की गिनती वगैरह। ओके, अब आते हैं शक्तियों और कार्यों पर। पावर्स एंड फंक्शंस। नगर पालिकाओं को क्या शक्तियां दी गई हैं? देखिए, संविधान कहता है कि राज्य विधानमंडल नगर पालिकाओं को ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान कर सकता है जो उन्हें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। कर सकता है मतलब ये राज्यों पर निर्भर है। हाँ, यहीं पर वो डिवोल्यूशन वाली बात आती है। संविधान ने सिर्फ एनेबल किया है, अनिवार्य नहीं किया कि कौन सी शक्ति देनी ही देनी है। इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है? हाँ, क्या हो सकता है? इसमें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। और राज्य सरकार द्वारा उन्हें सौंपे गए आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों को लागू करना। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स। इसमें वो 18 विषय भी शामिल हैं जो 12वीं अनुसूची में दिए गए हैं। वो 18 काम जो हमने पहले मेंशन किए थे। हाँ, लेकिन असलियत में कितनी शक्तियां और कौन से काम नगर पालिकाओं को मिलते हैं, ये पूरी तरह से राज्य सरकारों पर निर्भर करता है। और यहीं पर अक्सर कमी रह जाती है। कागज पर शक्तियां होती हैं, पर जमीन पर उनके पास न तो पर्याप्त फंड्स होते हैं, न स्टाफ, फंक्शनरीज। ये 3Fs वाली समस्या, फंक्शंस, फंक्शनरीज एंड फंड्स। बिल्कुल। अब बात करते हैं वित्त की, फाइनेंसेस की, पैसे का मामला। पैसा कहाँ से आएगा नगर पालिकाओं के पास? हाँ, ये तो सबसे जरूरी है। संविधान राज्य विधानमंडल को कुछ अधिकार देता है इस बारे में। पहला, वो नगर पालिकाओं को कुछ कर, टैक्सेस, शुल्क, ड्यूटीज, पथकर, टोल्स और फीस लगाने, वसूलने और अपने पास रखने, लेवी, कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट के लिए अधिकृत कर सकता है। जैसे कौन से टैक्स? सबसे आम है प्रॉपर्टी टैक्स। इसके अलावा विज्ञापन पर टैक्स, पानी का टैक्स, मनोरंजन कर, एंटरटेनमेंट टैक्स वगैरह हो सकते हैं। ये राज्य तय करते हैं। ठीक है। दूसरा, राज्य सरकार खुद जो टैक्स, ड्यूटी, टोल और फीस लगाती और वसूलती है, उसका कुछ हिस्सा नगर पालिकाओं को सौंप सकती है, असाइन कर सकती है। इसे रेवेन्यू शेयरिंग कहते हैं। अच्छा, राज्य के टैक्स में से हिस्सा। हाँ। तीसरा, राज्य सरकार अपनी संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से नगर पालिकाओं को सहायता अनुदान, ग्रांट्स नीड भी दे सकती है। ये खास योजनाओं के लिए या उनके बजट घाटे को पूरा करने के लिए हो सकता है, ग्रांट्स। और चौथा, राज्य विधानमंडल नगर पालिकाओं के लिए निधियों के गठन का प्रावधान कर सकता है, जहां उनका सारा पैसा जमा हो और वहीं से खर्च हो, म्यूनिसिपल फंड। तो ये 4 मुख्य स्रोत हुए, खुद के टैक्स, राज्य से हिस्सा, ग्रांट्स और फंड्स। लेकिन ये सब कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये तय कौन करेगा? यहीं पर भूमिका आती है राज्य वित्त आयोग की, स्टेट फाइनेंस कमीशन। ये क्या है? ये वही वित्त आयोग है जिसका गठन 73वें संशोधन के तहत पंचायतों के लिए भी किया जाता है। हर 5 साल में राज्यपाल द्वारा इसका गठन होता है। और ये नगर पालिकाओं के लिए क्या करता है? ये नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा करता है और राज्यपाल को सिफारिशें देता है। किन बातों पर सिफारिशें? कई बातों पर, जैसे राज्य द्वारा लगाए गए टैक्स, ड्यूटी, टोल, फीस की जो शुद्ध आय होती है, उसका राज्य और नगर पालिकाओं के बीच कैसे बंटवारा हो, प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर अलग अलग स्तर की नगर पालिकाओं के बीच उनका हिस्सा कैसे बटे, कौन कौन से टैक्स, ड्यूटी, टोल, फीस नगर पालिकाओं को सौंपे जा सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेस एटसेट्रा टू बी असाइंड। राज्य की संचित निधि से नगर पालिकाओं को कितना सहायता अनुदान दिया जाए, ग्रांट्स एंड एड। नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय किए जाएं, मेजर्स नीडेड टू इम्प्रूव फाइनेंशियल पोजीशन, और कोई भी ऐसा मामला जो राज्यपाल नगर पालिकाओं के सुदृढ़ वित्त, साउंड फाइनेंस के हित में आयोग को सौंपे। तो ये आयोग एक तरह से नगर पालिकाओं के लिए वित्तीय रोड मैप बनाता है। फिर इन सिफारिशों का क्या होता है? राज्यपाल इन सिफारिशों को और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है, एक्शन टेकन रिपोर्ट, इसके साथ राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं। मानना जरूरी है। सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती, लेकिन सरकार को बताना पड़ता है कि उन्होंने क्या किया या क्यों नहीं किया। इसमें केंद्रीय वित्त आयोग का भी कोई रोल है, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन? हाँ, एक इंटरेस्टिंग लिंक है। केंद्रीय वित्त आयोग भी जब राज्यों को पैसा बांटने की सिफारिश करता है, तो वो राज्य के वित्त आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए ये भी सुझाव देता है कि राज्य की संचित निधि को कैसे बढ़ाया जाए
ऑगमेंट किया जाए ताकि राज्य में नगर पालिकाओं के संसाधनों को पूरा किया जा सके। सप्लीमेंट द रिसोर्सेज। मतलब एक तरह से लोकल फाइनेंस को नेशनल लेवल प्लानिंग से जोड़ने की कोशिश है। हाँ, एक तरह से। अब वित्त के बाद आता है लेखाओं का अंकितक्षण, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए जरूरी है ये। बिल्कुल। संविधान कहता है कि राज्य विधानमंडल नगर पालिकाओं द्वारा खातों के रखरखाव, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स और ऐसे खातों के अंकेषण, ऑडिटिंग के संबंध में प्रावधान कर सकता है। मतलब ऑडिट कैसे होगा, कौन करेगा, ये राज्य तय करेगा। ठीक है। अब ये जो सारे प्रावधान हैं 74वें संशोधन के, क्या ये केंद्र शासित प्रदेशों, यूनियन टेरिटरीज पर भी लागू होते हैं? हाँ, ये प्रावधान यूटीज पर भी लागू होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ये निर्देश दे सकते हैं कि ये किसी केंद्र शासित प्रदेश पर कुछ अपवादों, एक्सेप्शंस और संशोधनों, मॉडिफिकेशंस के साथ लागू होंगे, जैसा वो जरूरी समझे। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे राष्ट्रपति ने 2001 में एक निर्देश जारी किया था कि अनुच्छेद 243 ZD जो जिला योजना समिति से जुड़ा है और अनुच्छेद 243 ZE जो महानगर योजना समिति से जुड़ा है कि प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली NCT ऑफ दिल्ली पर लागू नहीं होंगे। क्यों? शायद दिल्ली के अपने खास एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और प्लानिंग बॉडीज जैसे DDA की वजह से ये जरूरी नहीं समझा गया। क्या कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां ये 74th संशोधन अधिनियम लागू ही नहीं होता? एग्जेम्प्टेड एरियाज? हाँ, कुछ क्षेत्र हैं। ये अधिनियम राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र, शेड्यूल्ड एरियाज जो 5th शेड्यूल के तहत आते हैं, और जनजातीय क्षेत्र, ट्राइबल एरियाज जो 6th शेड्यूल के तहत आते हैं, पर लागू नहीं होता है। ये कौन से राज्य हैं? अनुसूचित क्षेत्र अभी 10 राज्यों में है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश। और जनजातीय क्षेत्र 4 राज्यों में है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन क्षेत्रों में क्या व्यवस्था है फिर? इन क्षेत्रों के लिए अलग कानून और व्यवस्थाएं हैं, जैसे पंचायतों के लिए पैसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 है, और 6th शेड्यूल एरियाज ने ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं जिनका अपना प्रशासन होता है। अच्छा, और कोई छूट? हाँ, ये अधिनियम पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल के कार्यों और शक्तियों को भी प्रभावित नहीं करेगा जब तक वो मौजूद है। लेकिन क्या संसद चाहे तो इन प्रावधानों को इन छूट वाले क्षेत्रों में लागू कर सकती है? हाँ, संसद कानून बनाकर इन प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों तक बढ़ा सकती है, लेकिन वो ऐसा करते समय कुछ अपवाद और संशोधन, एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशंस बता सकती है, जैसा वो ठीक समझे। ठीक है। अब 2 बहुत महत्वपूर्ण समितियों की बात करते हैं, जिला योजना समिति DPC और महानगर योजना समिति MPC। पहले DPC की बात करते हैं, ये क्या है? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, DPC, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी है। संविधान कहता है कि प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन करना अनिवार्य है। कंपल्सरी फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट। इसका काम क्या है? इसका मुख्य काम है जिले में जो पंचायतें हैं और जो नगर पालिकाएं हैं, उन्होंने जो अपनी अपनी योजनाएं बनाई हैं, उन सबको समेकित करना, कंसोलिडेट करना और पूरे जिले के लिए एक मसौदा विकास योजना, ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान तैयार करना। अच्छा, मतलब गांव और शहर की प्लानिंग को जोड़ना, होलिस्टिक प्लानिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। बिल्कुल, ताकि पूरे जिले का विकास एक समन्वित तरीके से हो सके। इसकी संरचना कौन तय करता है? सदस्य कौन होते हैं? इनकी संरचना, सदस्यों के चुनाव का तरीका, जिला योजना के संबंध में इनके कार्य और इनके अध्यक्षों के चुनाव का तरीका, यह सब राज्य विधानमंडल कानून बनाकर तय करेगा। लेकिन क्या कोई नियम है कि सदस्य कौन होने चाहिए? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है। संविधान कहता है कि जिला योजना समिति के कम से कम 4/5वें सदस्य, नॉट लेस देन 4/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, जिले की जिला पंचायत और नगर पालिकाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं, उनके द्वारा अपने में से ही चुने जाने चाहिए। मतलब ज्यादातर सदस्य चुने हुए प्रतिनिधि ही होंगे। हाँ, और समिति में इन सदस्यों का प्रतिनिधित्व जिले की ग्रामीण और शहरी आबादी के अनुपात में होना चाहिए। मतलब जिस जिले में शहरी आबादी ज्यादा है, वहां नगर पालिकाओं के प्रतिनिधि ज्यादा होंगे,
और जहां ग्रामीण आबादी ज्यादा है वहां पंचायतों के। ये तो फेयर रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित करता है। हाँ, अब जब डीपीसी ये ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बनाती है तो उसे कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। किन बातों का? जैसे पंचायतों और नगरपालिकाओं के बीच साझा हित के मामले, कॉमन इंटरेस्ट इश्यूज, जैसे स्थानिक योजना, स्पेशल प्लानिंग, कहाँ क्या बनेगा कहाँ नहीं, पानी और अन्य भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों का बंटवारा, शेयरिंग ऑफ वाटर एंड अदर रिसोर्सेज, बुनियादी ढांचे का एकीकृत विकास, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ये सब बहुत जरूरी मुद्दे हैं। हाँ, और साथ ही जिले में उपलब्ध संसाधनों की सीमा और प्रकार क्या है, चाहे वो वित्तीय हो या अन्य। मतलब हवा में प्लान नहीं बनाना है, रिसोर्सेज को देखकर बनाना है। सही। डीपीसी उन संस्थाओं और संगठनों से भी परामर्श करेगी जिन्हें राज्यपाल निर्दिष्ट करें। और फिर ये प्लान बनने के बाद डीपीसी का जो अध्यक्ष होगा वो इस विकास योजना को राज्य सरकार को भेजेगा। आगे उस पर क्या कार्रवाई होगी ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है। व्यवहार में डीपीसीज कितनी प्रभावी हैं ये एक बड़ा सवाल है। कई जगह ये सिर्फ नाम के लिए हैं। हाँ, अब बात करते हैं महानगर योजना समिति की, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी एमपीसी। ये क्या है? ये डीपीसी जैसी ही है, पर ये सिर्फ महानगरीय क्षेत्रों मेट्रोपॉलिटन एरियाज के लिए है। मेट्रोपॉलिटन एरिया मतलब? संविधान के अनुसार मेट्रोपॉलिटन एरिया वो क्षेत्र होता है जिसकी जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो। ये एक या एक से अधिक जिलों में फैला हो सकता है और इसमें 2 या 2 से अधिक नगर पालिकाएं या पंचायतें या अन्य सटे हुए क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। बेसिकली अ लार्ज अर्बन एग्लोमरेशन। जैसे दिल्ली एनसीआर का कुछ हिस्सा या मुंबई एमएमआर, कोलकाता केएमआर। हाँ, बिल्कुल वैसे बड़े शहरी फैलाव। ऐसे हर महानगरीय क्षेत्र में एक महानगर योजना समिति एमपीसी का गठन अनिवार्य है। इसका काम भी वही है, ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बनाना। हाँ, इसका काम पूरे मेट्रो एरिया के लिए एक मसौदा विकास योजना ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान तैयार करना है। इसकी संरचना और कार्य भी राज्य विधानमंडल तय करेगा। हाँ, संरचना, सदस्यों का चुनाव, इसमें केंद्र और राज्य सरकार या अन्य संगठनों का प्रतिनिधित्व कैसे होगा, मेट्रो एरिया की प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन के संबंध में इसके कार्य क्या होंगे और अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा, ये सब राज्य विधानमंडल तय करेगा। इसमें सदस्यों के लिए क्या नियम है? डीपीसी जैसा ही? थोड़ा अलग है। यहाँ नियम है कि महानगर योजना समिति के कम से कम 2/3 सदस्य, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स, उस महानगरीय क्षेत्र में जो नगर पालिकाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्यों और जो पंचायतें हैं उनके अध्यक्षों, चेयरपर्सन्स ऑफ द पंचायत्स द्वारा अपने में से ही चुने जाने चाहिए। यहाँ 2/3 है, डीपीसी में 4/5 था। हाँ, और यहाँ भी इन सदस्यों का प्रतिनिधित्व मेट्रो एरिया में नगर पालिकाओं और पंचायतों की आबादी के अनुपात में होना चाहिए। ये एमपीसी क्यों जरूरी है? ये बड़े शहरी फैलाव में कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत क्रिटिकल है। सोचिए, मुंबई एमएमआर में कितनी सारी नगर पालिकाएं, नगर निगम, पंचायतें हैं। अगर सब अपनी अपनी प्लानिंग करेंगे तो क्या होगा? ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई, वेस्ट मैनेजमेंट सब गड़बड़ हो जाएगा। एमपीसी का काम है इन सब को कोऑर्डिनेट करना। सही बात है। प्लान बनाते समय एमपीसी किन बातों का ध्यान रखती है? डीपीसी वाली बातों के अलावा एमपीसी को कुछ और चीजों का भी ध्यान रखना होता है। जैसे उस मेट्रो एरिया की नगर पालिकाओं और पंचायतों ने जो प्लान बनाए हैं उन्हें देखना। साझा हित के मामले, स्पेशल प्लानिंग, रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट, भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समग्र उद्देश्य और प्राथमिकताएं क्या हैं, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रायोरिटीज सेट बाय जीओआई एंड स्टेट गवर्नमेंट। भारत सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियां उस मेट्रो एरिया में कितना निवेश करने वाली हैं। लाइकली इन्वेस्टमेंट्स और अन्य उपलब्ध संसाधन क्या हैं? मतलब इसे नेशनल और स्टेट लेवल प्लानिंग से भी जुड़ना होता है। हाँ, और ये भी उन संस्थाओं और संगठनों से परामर्श करेगी जिन्हें राज्यपाल निर्दिष्ट करें। फिर एमपीसी का अध्यक्ष ये विकास योजना राज्य सरकार को भेजेगा। ठीक है, अब 2 आखिरी बातें। पहला, जब ये कानून 1 जून 1993 को लागू हुआ तो जो पहले से राज्यों के कानून और नगर पालिकाएं चल रही थी उनका क्या हुआ? कानून में ये व्यवस्था थी कि इस अधिनियम के लागू होने से 1 वर्ष की समाप्ति तक यानी 1 जून 1994 तक नगर पालिकाओं से संबंधित सभी राज्य कानून लागू रहेंगे।
मतलब राज्यों को 1 साल का समय दिया गया कि वो अपने कानूनों को इस नए संवैधानिक ढांचे के अनुरूप बदल लें। अच्छा, 1 साल का ट्रांजिशन पीरियड। हाँ, और जो नगरपालिकाएं इस अधिनियम के लागू होने से ठीक पहले मौजूद थीं, वो अपने कार्यकाल की समाप्ति तक जारी रहेंगी जब तक कि राज्य विधानमंडल द्वारा उन्हें पहले भंग न कर दिया जाए। ओके। और आखिरी बात, क्या चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर कोई रोक है? बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। ये अधिनियम नगरपालिकाओं के चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। कैसे? ये कहता है कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को सीटों के आवंटन, अलॉटमेंट ऑफ सीट से संबंधित किसी भी कानून की वैधता पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता। मतलब डिलिमिटेशन को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते? नहीं। और ये आगे कहता है कि किसी भी नगरपालिका के चुनाव पर सवाल केवल एक चुनाव याचिका, इलेक्शन पिटिशन के माध्यम से ही उठाया जा सकता है। इलेक्शन पिटिशन? हाँ, और ये याचिका भी उसी प्राधिकारी यानी अथॉरिटी को और उसी तरीके यानी मैनर से प्रस्तुत की जाएगी जैसा राज्य विधानमंडल कानून बनाकर प्रदान करे। आमतौर पर ये कोर्ट ही होती है, पर प्रक्रिया कानून द्वारा तय होती है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है चुनावी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित रखना और उन्हें अंतहीन अदालती लड़ाइयों से बचाना, वरना हर चुनाव के बाद कोर्ट केस होते रहेंगे और काम नहीं हो पाएगा। समझ गया। तो ये थे 74वें संशोधन अधिनियम के मुख्य प्रावधान। अब अंत में वो जो 12वीं अनुसूची है जिसमें 18 विषय हैं जी, उन पर एक नजर डाल लेते हैं। हाँ, कौन कौन से काम है ये? वे टैक्स, नगरों की योजना, रास्ते बनाना, हॉस्पिटल्स, जन स्वास्थ्य, शिक्षा। इसके अलावा 8 विषय ऐसे हैं जो किसी और गांव के एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम से जुड़े हुए हैं, जैसे उद्योग और वनों के कारखाने, जोगी फुली भरपूर प्रबंधन, जानवरों की रोकथाम पर कानून और बंजर जमीन का पुनर्उपयोग। ये 6 प्रकार हैं। इसके अलावा 4 विषय ऐसे हैं जो और भी बड़े हैं, जैसे देश की रक्षा पर हमला होना, सरकारी संपत्तियों का सम्मान, पानी के संसाधनों का उपयोग और मिट्टी का संरक्षण। हाँ, ये सारे बड़े बड़े काम हैं और सबको जानकारी होनी चाहिए कि नगरपालिका इन सारे विषयों की जिम्मेदारी लेती है। हाँ, ये 18 फंक्शनल आइटम्स हैं जो नगर पालिकाओं के दायरे में आ सकते हैं अगर राज्य सरकार चाहे तो। ये काफी विस्तृत रेंज कवर करते हैं। इन्हें मोटे तौर पर कुछ कैटेगरीज में बांट सकते हैं। हाँ, बताइए। पहली कैटेगरी है प्लानिंग एंड रेगुलेशन। इसमें आता है शहरी योजना, जिसमें नगर योजना शामिल है, अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग टाउन प्लानिंग, भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण, रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, और आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना बनाना, प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। मतलब शहर का मास्टर प्लान बनाना, बिल्डिंग बायलॉज बनाना, डेवलपमेंट प्लान्स। बिल्कुल। दूसरी कैटेगरी है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेसिक सर्विसेज। इसमें सड़कें और पुल, रोड्स एंड ब्रिजेस, घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक कामों के लिए पानी की सप्लाई, वाटर सप्लाई, सार्वजनिक सुविधाएं जैसे स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और सार्वजनिक शौचालय, पब्लिक फैसिलिटीज लाइक स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग लॉट्स, बस स्टॉप्स, पब्लिक कन्वीनियंसेस। ये तो बिल्कुल कोर म्युनिसिपल फंक्शंस हैं। हाँ। तीसरी कैटेगरी है हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, कंजर्वेंसी एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये आजकल बहुत बड़ा मुद्दा है, वेस्ट मैनेजमेंट। हाँ, बिल्कुल। अग्निशमन सेवाएं, शहरी वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकी पहलुओं को बढ़ावा देना। अर्बन फॉरेस्ट्री, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड प्रमोशन ऑफ इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। चौथी, सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर। इसमें समाज के कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा, जिसमें विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति शामिल हैं। सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट्स ऑफ वीकर सेक्शंस इंक्लूडिंग द हैंडीकैप्ड एंड मेंटली रिटार्डेड। झुग्गी झोपड़ी सुधार और उन्नयन, स्लम इम्प्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन, अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन। हाँ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हाँ। पांचवी कैटेगरी है फैसिलिटीज इन कल्चर। इसमें शहरी सुख सुविधाएं जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदान बनाना, provision of urban amenities and facilities such as parks, gardens, playgrounds, सांस्कृतिक, शैक्षिक और सौंदर्य पहलुओं को बढ़ावा देना, प्रमोशन ऑफ कल्चरल, एजुकेशनल एंड एस्थेटिक एस्पेक्ट्स। शहर को रहने लायक बनाना। सही। छठी कैटेगरी है रेगुलेशन एंड डेटा।
इसमें पशु तालाब, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल्स, महत्वपूर्ण आंकड़े जिसमें जन्म और मृत्यु का पंजीकरण शामिल है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, बूचड़खानों और चर्मशोधनशालाओं का विनियमन, रेगुलेशन ऑफ स्लॉटर हाउसेज एंड टैनरीज, और आखिरी 7वीं आप कह सकते हैं एंड ऑफ लाइफ सर्विसेज, कब्रिस्तान और दफन भूमि, शमशान और शमशान घाट और विद्युत शब्दागृह, burials and burial grounds, cremations, cremation grounds and electric crematoriums. बाप रे, ये तो वाकई इन 18 विषयों की विविधता दिखाती है कि शहरी जीवन के लगभग हर पहलू को छूने की जिम्मेदारी नगरपालिकाओं को दी जा सकती है। सैद्धांतिक रूप से तो हाँ, जैसा मैंने पहले कहा, संविधान ने ये 18 काम लिस्ट किए हैं, पर ये सिर्फ एक इंडिकेटिव लिस्ट है। इनमें से कितने काम, कितनी शक्तियों और कितने फंड्स के साथ नगर पालिकाओं को मिलेंगे, ये पूरी तरह राज्य सरकारों के डिवोल्यूशन पर निर्भर करता है। और वहीं पर असली चुनौती है। बिल्कुल, वो 3 Fs फंक्शंस, फंक्शनरीज एंड फंड्स का जो हस्तांतरण है वो अक्सर अधूरा रहता है, और यही इन निकायों के प्रभावी ढंग से काम न कर पाने का एक बड़ा कारण है। सही कहा। तो ये थी नगर पालिकाओं पर हमारी चर्चा, उनके इतिहास से लेकर उनके संवैधानिक दर्जे, संरचना, शक्तियों, कार्यों और कुछ चुनौतियों तक। यकीनन काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो हमारे शहरों के जीवन को प्रभावित करता है। हाँ, और इसे समझना बहुत जरूरी है, खासकर जब हम अर्बन गवर्नेंस की बात करते हैं। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, पिछले सेक्शंस के बाद अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट पर। हाँ, हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनके हिसाब से इंडिया में शहरी इलाकों के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यानी उन्हें चलाने के लिए, लगभग 8 तरह की अलग-अलग बॉडीज या संस्थाएं बनी हुई हैं। 8 तरह की। बिल्कुल। ये काफी इंटरेस्टिंग है कि एक ही सिस्टम नहीं है, बल्कि इतनी वैरायटी है। चलो एक एक करके इन सबको समझते हैं। बिल्कुल, और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे शहर और कस्बे जहाँ हम रहते हैं, काम करते हैं, घूमते हैं, वो आखिर चलते कैसे हैं। हाँ, सही बात है। सड़क कौन बनाता है, पानी का इंतजाम कौन देखता है, साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी है, ये जो 8 स्ट्रक्चर्स हम डिस्कस करेंगे, ये इसी पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम की नींव है, मतलब फाउंडेशन है। राइट। हर टाइप की बॉडी अलग जरूरत के लिए बनाई गई है, ऐसा नहीं कि बस रैंडमली बना दी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे कॉमन और शायद सबसे फेमिलियर नाम से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, यानी नगर निगम। नगर निगम, हाँ, ये जनरली बड़े शहरों, महानगरों के लिए होते हैं। सोचिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद जैसे मेगा सिटीज। हाँ, इन्हें स्टेट्स में वहां की स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानसभा के कानून, एक्ट से बनाया जाता है, और अगर यूनियन टेरिटरी है तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के एक्ट से। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि पूरे स्टेट के लिए एक ही कॉमन लॉ हो सभी कॉर्पोरेशंस के लिए, या फिर हर बड़े शहर के लिए अपना अलग स्पेशल कानून भी हो सकता है। हाँ, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में फंडामेंटली 3 मेन पिलर्स या अथॉरिटीज होती हैं। 3 पिलर्स, ओके। पहला है काउंसिल, दूसरा है स्टैंडिंग कमिटीज और तीसरा है कमिश्नर। ये तीनों मिलकर ही पूरे निगम का कामकाज संभालते हैं, लेकिन सबके रोल्स अलग-अलग हैं। तो जो काउंसिल है, सोर्सेस के मुताबिक वो कॉर्पोरेशन की डेलिबरेटिव एंड लेजिस्लेटिव विंग है। इसका मतलब क्या हुआ? डेलिबरेटिव मतलब जहां बहस होती है, डिस्कशन होता है, मुद्दे उठाए जाते हैं। विचार विमर्श। और लेजिस्लेटिव मतलब जहां रूल्स, रेगुलेशंस या बायलॉज बनाए जाते हैं शहर के लिए। बिल्कुल। इसमें होते हैं काउंसिलर्स, जिन्हें हम लोग यानी शहर के नागरिक डायरेक्टली वोट देकर चुनते हैं, जैसे अपने वार्ड का पार्षद। बिल्कुल। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। साथ में कुछ नॉमिनेटेड लोग भी हो सकते हैं, जिन्हें म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन यानी शहर चलाने का खास नॉलेज या एक्सपीरियंस हो। सोचिए जैसे कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन होती है, हाँ, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो स्टूडेंट्स की बात रखते हैं। कुछ वैसा ही। और ये काउंसिल कैसे बनेगी, इसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी, इसमें शेड्यूल्ड कास्ट्स एससीज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटीज और महिलाओं विमेन के लिए सीट्स का रिजर्वेशन कैसे होगा, ये सब 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत डिसाइड होता है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था, क्योंकि इसने शहरी लोकल बॉडीज को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, एक पहचान दी, और उनके स्ट्रक्चर और इलेक्शंस को एक फ्रेमवर्क दिया। अच्छा, मतलब पहले ऐसा नहीं था? पहले ये स्टेट गवर्नमेंट्स की मर्जी पर ज्यादा डिपेंड करता था, अब कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है।
इससे लोकल गवर्नेंस को पावर और लेजिटिमेसी मिली है एक तरह से। हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अब इस काउंसिल का हेड होता है मेयर। मेयर। उनकी मदद के लिए एक डेप्यूटी मेयर भी होते हैं। ज्यादातर स्टेट्स में मेयर का टर्म यानी कार्यकाल 1 साल का होता है और उसे रिन्यू भी किया जा सकता है। 1 साल का टर्म। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो सोर्सेज हाईलाइट करते हैं। मेयर का रोल टेक्निकली लार्जली एक ऑर्नामेंटल फिगर यानी सिर्फ नाम का सजावटी या फॉर्मल हेड जैसा होता है। ऑर्नामेंटल? हाँ, ये शब्द इस्तेमाल होता है। उनका मेन काम काउंसिल की मीटिंग्स की अध्यक्षता करना यानी प्रिजाइड करना है। थोड़ा सोचो जैसे किसी बड़े कॉलेज का प्रेसिडेंट होता है स्टूडेंट यूनियन का। हाँ। टाइटल बड़ा है, सब जानते हैं, पर एक्चुअल डे टू डे कॉलेज चलाने की पावर तो प्रिंसिपल या डीन के पास होती है। मेयर का रोल कुछ वैसा ही है कॉर्पोरेशंस में। ये एनालॉजी काफी हद तक सही बैठती है। फॉर्मल हेड हैं, शहर के फर्स्ट सिटीजन माने जाते हैं, फंक्शंस में जाते हैं, रिबन काटते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर यानी रोजमर्रा के काम करवाने की शक्ति उनके पास लिमिटेड होती है। अच्छा। और इसलिए असली काम का बोझ बांटने के लिए और एफिशिएंटली काम करने के लिए होती हैं स्टैंडिंग कमिटीज। स्टैंडिंग कमिटीज, ओके। क्योंकि काउंसिल तो काफी बड़ी बॉडी हो सकती है। हर छोटी बड़ी चीज पर पूरी काउंसिल में बहस करना प्रैक्टिकल नहीं होता। सही बात है, बहुत टाइम लगेगा। तो ये कमिटीज बनाई जाती हैं जो स्पेसिफिक एरियाज देखती हैं, जैसे पब्लिक वर्क्स यानी सड़कें, फ्लाईओवर, नालियां। एजुकेशन मतलब निगम के स्कूल्स, हेल्थ जैसे डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स, टैक्सेशन मतलब प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह, फाइनेंस यानी बजट प्लानिंग। ये समितियां अपने अपने फील्ड में डिटेल डिस्कशन करती हैं और डिसीजन लेती हैं। जैसे कॉलेज में एनुअल फेस्ट होता है तो अलग अलग काम के लिए कमिटीज बन जाती है ना, डेकोरेशन कमेटी, कल्चरल कमेटी, फाइनेंस कमेटी, डिसिप्लिन कमेटी। बिल्कुल वही वाला फंडा है। हाँ। हर कमेटी अपना काम देखती है। यहाँ भी कुछ वैसा ही सिस्टम है निगम के काम को बांटने का। बिल्कुल सही कहा। कॉलेज फेस्ट वाली एनालॉजी से क्लियर हो गया। और फिर आते हैं, जैसा मैंने पहले कहा, शायद सबसे पावरफुल फिगर, म्यूनिसिपल कमिश्नर। हाँ, कमिश्नर। ये वो अथॉरिटी हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि काउंसिल और स्टैंडिंग कमिटीज जो भी डिसीजंस लेती हैं उनको जमीन पर उतारना, उन्हें इम्प्लीमेंट करना। एग्जैक्टली, इम्प्लीमेंटेशन। इसलिए सोर्सेस कहते हैं कि कमिश्नर ही निगम के चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हैं। मतलब असली सीईओ तो यही है। हाँ। इन्हें स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और ये आमतौर पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS कैडर के सीनियर ऑफिसर्स होते हैं। सीनियर IAS ऑफिसर्स। तो सारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इनके अंडर काम करती है। मेयर जहां पॉलिटिकल हेड है, भले ही लार्जली फॉर्मल, कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है जिनके पास रियल एग्जीक्यूटिव पावर है। हाँ, ये पावर डायनामिक्स समझना क्रूशियल है। पॉलिसी मेकिंग का काम काउंसिल करती है जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लेकिन उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिश्नर की है, जो एक अपॉइंटेड गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं। अच्छा। इसमें कभी कभी फ्रिक्शन भी हो सकता है पॉलिटिकल विंग और एग्जीक्यूटिव विंग के बीच, जो कई शहरों में देखने को मिलता है। हाँ, सुना तो है ऐसा। इलेक्टेड लोग को चाहते हैं और ऑफिसर कहता है कि रूल्स के हिसाब से ये पॉसिबल नहीं या रिसोर्सेज नहीं है। ये टेंशन इनहेरेंट है स्ट्रक्चर में। डेफिनेटली ये कांस्टेंट बैलेंसिंग एक्ट रहता होगा। चलो अब कॉर्पोरेशन से थोड़ा नीचे आते हैं स्केल में और बात करते हैं म्यूनिसिपैलिटीज की, यानी नगरपालिका। नगरपालिका। हाँ, ये छोटे शहरों, स्मॉलर सिटीज और कस्बों, टाउन्स के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाई जाती हैं। छोटे शहरों के लिए। कॉर्पोरेशंस की तरह ही ये भी स्टेट्स में स्टेट लेजिस्लेचर्स के एक्ट से और यूनियन टेरिटरीज में पार्लियामेंट के एक्ट से एस्टैब्लिश होती हैं। सेम प्रोसेस। इनके भी अलग अलग नाम सुनने को मिलते हैं अलग अलग स्टेट्स में, जैसे म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल कमिटी, म्यूनिसिपल बोर्ड, बोरो म्यूनिसिपैलिटी, सिटी म्यूनिसिपैलिटी वगैरह। अक्सर छोटे शहरों के बाहर बोर्ड लगा दिखता है नगर पालिका परिषद का, वो यही होती है। हाँ, नगर पालिका परिषद, बिल्कुल। स्ट्रक्चर यहाँ भी ब्रॉडली देखे तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसा ही है। अच्छा। 3 मेन अथॉरिटीज यहाँ भी हैं। काउंसिल, स्टैंडिंग कमिटीज और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर या CMO। ओके। काउंसिल यहाँ भी डेलिब्रेटिव और लेजिस्लेटिव विंग है।
जिसमें लोग डायरेक्टली वोट देकर काउंसलर्स चुनते हैं। शहर के लिए प्लान्स बनाना, रूल्स बनाना, बजट अप्रूव करना, ये सब काउंसिल का काम है। काउंसिल का हेड यहाँ प्रेसिडेंट या चेयरमैन कहलाता है। मेयर नहीं। प्रेसिडेंट या चेयरमैन, हाँ। और उनकी मदद के लिए वाइस प्रेसिडेंट या वाइस चेयरमैन होते हैं। ये भी काउंसिल की मीटिंग्स प्रिसाइड करते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ कॉरपोरेशन के मेयर के मुकाबले एक बहुत बड़ा फर्क है जो सोर्सेज हाईलाइट करते हैं। म्यूनिसिपैलिटी का प्रेसिडेंट या चेयरमैन सिर्फ फॉर्मल हेड नहीं होता। अच्छा। ये इंटरेस्टिंग है। सोर्सेस कहते हैं कि वो एक सिग्निफिकेंट रोल निभाता है और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का पिवट यानी धुरी, सेंटर पॉइंट होता है। पिवट मतलब काफी इंपॉर्टेंट रोल। मीटिंग्स प्रिजाइड करने के अलावा उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स भी होती हैं। मतलब ये सिर्फ नाम के हेड नहीं है, इनके पास कॉरपोरेशन के मेयर से ज्यादा एक्चुअल डे टू डे काम करने और करवाने की पावर होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच। हाँ, ये वाकई एक सिग्निफिकेंट डिस्टिंक्शन है स्ट्रक्चर और फंक्शन में। शायद छोटे शहरों में जहाँ स्केल ऑफ ऑपरेशंस कम होता है, वहाँ पॉलिटिकल हेड को ज्यादा डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव रोल देना ज्यादा प्रैक्टिकल समझा गया होगा। हो सकता है। इससे डिसीजन मेकिंग शायद थोड़ी फास्टर हो सकती है। स्टैंडिंग कमिटीज का काम यहाँ भी कॉरपोरेशन जैसा ही है, काउंसिल के काम को आसान बनाना, स्पेसिफिक इश्यूज जैसे पब्लिक वर्क्स, टैक्सेशन, हेल्थ, फाइनेंस पर फोकस करना। और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर होते हैं, वो म्यूनिसिपैलिटी के डे टू डे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन्हें भी स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। ये भी यूजुअली स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से आते हैं। तो यहाँ प्रेसिडेंट, चेयरमैन इलेक्टेड और सीईओ, सीएमओ अपॉइंटेड के बीच पावर शेयरिंग का इक्वेशन थोड़ा अलग है कॉरपोरेशन से। हाँ, यहाँ इलेक्टेड हेड के पास ज्यादा एग्जीक्यूटिव पावर है म्यूनिसिपैलिटी में। इंटरेस्टिंग। तो शहर के साइज के हिसाब से पावर स्ट्रक्चर भी बदल जाता है। ओके, अब एक थोड़ी अलग किस्म की बॉडी पर आते हैं, नोटिफाइड एरिया कमेटी। नोटिफाइड एरिया कमेटी। इसके नाम में ही नोटिफाइड है, मतलब इसे गजट में नोटिफाई करके बनाया जाता है। ये 2 तरह के एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाई जाती है। 2 तरह के? कौन कौन से? पहला, कोई ऐसा कस्बा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। सोचो कहीं कोई बड़ी फैक्ट्री लगी या आईटी पार्क बना और उसके आसपास एकदम से आबादी बढ़ने लगी, दुकानें खुल गईं, घर बन गए। हाँ, जैसे कोई नया इंडस्ट्रियल हब बन रहा हो। हाँ, वहाँ जल्दी से एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। दूसरा सिनेरियो, कोई ऐसा कस्बा जो अभी तक म्यूनिसिपैलिटी बनने की सारी शर्तें पूरी नहीं करता, जैसे पॉपुलेशन, रेवेन्यू क्राइटेरिया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि ये जगह इम्पोर्टेंट है और इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखना जरूरी है। अच्छा, मतलब या तो तेजी से बढ़ता हुआ एरिया या फिर म्युनिसिपैलिटी बनने लायक नहीं हुआ लेकिन इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। इसकी सबसे यूनिक बात यह है, जैसा सोर्सेज बताते हैं, कि ये काम तो स्टेट म्युनिसिपल एक्ट के फ्रेमवर्क में ही करती है, लेकिन उस एक्ट के सिर्फ वही प्रोविजंस इस पर लागू होते हैं जो इसे बनाने वाली सरकारी नोटिफिकेशन में स्पेसिफिकली मेंशन किए गए हों। ओह, मतलब सरकार छांट कर पावर्स दे सकती है। बिल्कुल। ओके, इस कमेटी को सिर्फ सफाई और स्ट्रीट लाइट की पावर देंगे या इसको प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करने की पावर भी देंगे? ये फ्लेक्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। इसकी पावर्स लगभग एक म्यूनिसिपैलिटी के बराबर हो सकती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है, ये पूरी तरह से एक नॉमिनेटेड बॉडी है। पूरी तरह नॉमिनेटेड मतलब कोई इलेक्शन नहीं? कोई इलेक्शन नहीं। नोटिफाइड एरिया कमेटी के सारे मेंबर्स, चेयरमैन सहित, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। इसलिए सोर्सेज इसे न तो इलेक्टेड बॉडी मानते हैं और न ही स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक एक्ट से नहीं बनी, बल्कि सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन से बनी है। अच्छा, स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट से बनती है। ये सिर्फ नोटिफिकेशन से। हाँ, इसलिए स्टैट्यूटरी नहीं है। तो ये एक तरह का टेम्पररी या स्पेशल अरेंजमेंट हो गया, जैसे कोई नया स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है शहर के बाहर, वहाँ बेसिक सिविक कम्युनिटीज देनी है, पर अभी वहाँ फुल फ्लेज्ड म्यूनिसिपैलिटी बनाना शायद प्रीमेच्योर हो। बिल्कुल। तो सरकार ने एक नोटिफाइड एरिया कमेटी बना दी जिसमें अपने ऑफिसर्स या एक्सपर्ट्स नॉमिनेट कर दिए। इससे काम भी शुरू हो गया और इलेक्शंस का झंझट भी नहीं। हाँ, सेटअप जल्दी हो जाता है। लेकिन इसमें डेमोक्रेटिक एलिमेंट बिल्कुल जीरो हो गया फिर तो। एग्जैक्टली। ये एफिशिएंसी और क्विक सेटअप के लिए तो ठीक है, पर इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन या डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी का एस्पेक्ट मिसिंग रहता है। ये एक तरह का टॉप डाउन एडमिनिस्ट्रेशन है उस स्पेसिफिक एरिया के लिए। ठीक है।
अब चौथा टाइप है टाउन एरिया कमेटी। टाउन एरिया कमेटी। ये एक छोटे कस्बे स्मॉल टाउन के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सेटअप की जाती है। सोर्सेज इसे सेमी म्युनिसिपल अथॉरिटी कहते हैं। सेमी म्युनिसिपल मतलब आधी म्युनिसिपैलिटी। हाँ, काइंड ऑफ। मतलब ये पूरी तरह से म्यूनिसिपैलिटी भी नहीं है, उससे थोड़ा कम दर्जा है इसका। इसे बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सिविक फंक्शंस दिए जाते हैं, जैसे ड्रेनेज, नालियों की सफाई, रोड्स, गलियों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइटिंग और कंजर्वेंसी, बेसिक सफाई। बिल्कुल बेसिक जरूरत है। बहुत ही लिमिटेड काम। इसको बनाने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर एक अलग से एक्ट पास करती है। ओह, इसके लिए अलग एक्ट होता है? हाँ, नोटिफाइड वाले के लिए नहीं था। हाँ, इसके लिए होता है। मतलब इसका अपना एक डेडिकेटेड कानून होता है जो इसकी कॉम्पोजिशन, कौन मेंबर्स होंगे, फंक्शंस, क्या काम करेगी और बाकी सब चीजें तय करता है। ठीक है। इसकी कॉम्पोजिशन में काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये पूरी तरह से इलेक्टेड भी हो सकती है, सारे मेंबर वोट से चुने गए, या पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड भी हो सकती है, या फिर पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड, कुछ चुने हुए, कुछ सरकारी भी हो सकती है। मतलब तीनों ऑप्शन है। हाँ, ये उस स्पेसिफिक स्टेट के एक्ट पर डिपेंड करता है कि वहाँ क्या मॉडल फॉलो किया गया है। यहाँ एक काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट सोर्सेज मेंशन करते हैं। 1960s में एक कमेटी बनी थी एपी जैन की अध्यक्षता में, जिसका नाम था रूरल अर्बन रिलेशनशिप कमेटी, 1963-66। अच्छा, रूरल अर्बन रिलेशनशिप कमेटी। उसने रेकमेंड किया था कि लोकल बॉडीज के पैटर्न में बहुत ज्यादा मल्टीप्लिसिटी यानी इतनी वैरायटी से बचने के लिए ये जो छोटी छोटी टाउन एरिया कमिटीज हैं, इन्हें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में मर्ज कर देना चाहिए। ओह, मतलब इन्हें पंचायतों में मिला दो। हाँ, मतलब इन छोटे कस्बों को जो शहर और गांव के बीच की स्टेज में है, उन्हें रूरल गवर्नेंस सिस्टम के साथ जोड़ देना चाहिए। हाँ, ये रेकमेंडेशन गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स को सिंप्लीफाई करने और फ्रैगमेंटेशन कम करने की कोशिश थी। आइडिया ये था कि इतने अलग अलग टाइप के छोटे छोटे बॉडीज बनाने से बेहतर है कि उन्हें एग्जिस्टिंग पंचायती राज सिस्टम के अंदर ले आएं, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्टिन्यूटी रहे। हाँ, और रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन हो सके। हालांकि ये रिकमेंडेशन पूरी तरह से इंप्लीमेंट हुआ या नहीं, ये अलग बात है, पर सोच इस तरफ गई थी। राइट। अब आते हैं पांचवें टाइप पर, जो पहले चारों से काफी अलग है, कैंटोनमेंट बोर्ड। कैंटोनमेंट बोर्ड, छावनी। हाँ, छावनी बोर्ड। ये स्पेसिफिकली छावनी क्षेत्रों, कैंटोनमेंट एरियाज में सिविलियन पॉपुलेशन के लिए म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखता है। कैंटोनमेंट एरिया वो होता है जहाँ मिलिट्री फोर्सेस और ट्रूप्स परमानेंटली स्टेशनड होते हैं। हाँ, आर्मी वाले इलाके। जैसे हम सुनते हैं मीरठ कैंट, अंबाला कैंट, पुणे कैंट, दिल्ली कैंट वगैरह। इन्हें कैंटोनमेंट्स एक्ट ऑफ 2006 के प्रोविजंस के तहत इस्टेब्लिश किया गया है, और ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। हाँ जी, और ये इसका सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। कैंटोनमेंट बोर्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट की डिफेंस मिनिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में काम करते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री? अच्छा। याद कीजिए, पहले जो हमने 4 टाइप्स देखे, कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया, टाउन एरिया, वो सब स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाए और एडमिनिस्टर किए जाते हैं। हाँ, वो सब स्टेट के अंडर थे। लेकिन कैंटोनमेंट बोर्ड को सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती भी है और एडमिनिस्टर भी करती है। डिफेंस मिनिस्ट्री का कंट्रोल होता है। जो 2006 का एक्ट है, वो पुराने ब्रिटिश एरा के 1924 के एक्ट को रिप्लेस करने के लिए लाया गया था। पुराना एक्ट बदल दिया। हाँ, इसका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था कैंटोनमेंट्स के एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा डेमोक्रेटाइजेशन लाना, यानी इलेक्टेड लोगों का रोल बढ़ाना, उनका फाइनेंशियल बेस सुधारना, पैसे की कमी ना हो, और डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए प्रोविजंस करना। इंटरेस्टिंग कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। सोर्सेज बताते हैं कि फिलहाल देश में 62 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं। 62 से ज्यादा लोग रहते हैं। कैटेगरी 2 10,000 से 50,000, कैटेगरी 3 2,500 से 10,000 और कैटेगरी 4 जहां 2,500 से भी कम सिविलियन पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन के हिसाब से कैटेगरीज हैं। तो पॉपुलेशन के हिसाब से बोर्ड का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग हो सकता है। बिल्कुल। अब अगर कॉम्पोजिशन की बात करें तो कैंटोनमेंट बोर्ड में पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। एक मिक्स होता है। मिक्स्ड बॉडी है ये भी। हाँ, इलेक्टेड मेंबर्स 5 साल के टर्म के लिए चुने जाते हैं वहां के सिविलियन वोटर्स द्वारा, जबकि नॉमिनेटेड मेंबर्स, जो अक्सर एक्स ऑफिशियो होते हैं, यानी अपनी पोस्ट की वजह से मेंबर बनते हैं, तब तक बोर्ड में रहते हैं जब तक वो स्टेशन में वो पर्टिकुलर पोस्ट होल्ड करते हैं। एक्स ऑफिशियो मतलब पद पर होने की वजह से होता है, जिसे इलेक्टेड मेंबर्स अपने में से 5 साल के लिए चुनते हैं। तो एक डेमोक्रेटिक एलिमेंट भी है। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है। हाँ, सोर्सेज में कैटेगरी आई कैंटोनमेंट बोर्ड का एक एग्जाम्पल दिया है कि इसमें कौन कौन लोग होते हैं। देखो कितना मिक्स स्ट्रक्चर है।
स्टेशन का कमांडिंग ऑफिसर प्रेसिडेंट, कैंटोनमेंट का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वहाँ का हेल्थ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा नॉमिनेट किया गया एक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट भी। हाँ, स्टेशन कमांडर द्वारा नॉमिनेट किए गए 3 और मिलिट्री ऑफिसर्स, कैंटोनमेंट एरिया के सिविलियन लोगों द्वारा चुने गए 8 मेंबर्स और कैंटोनमेंट बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। बाप रे, काफी लोग हैं, मिलिट्री, सिविलियन, नॉमिनेटेड, इलेक्टेड, सब। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि इसमें मिलिट्री रिप्रेजेंटेशन भी है, नॉमिनेटेड एक्सपर्ट्स भी हैं और इलेक्टेड सिविलियन रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं। एक यूनिक ब्लेंड है मिलिट्री और सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन का। एग्जैक्टली। और फंक्शंस के मामले में कैंटोनमेंट बोर्ड के काम काफी हद तक एक म्यूनिसिपैलिटी जैसे ही होते हैं। सड़कें, सफाई, पानी, स्ट्रीट लाइट्स, हेल्थ फैसिलिटीज, प्राइमरी एजुकेशन एटसेट्रा। सिविलियन पॉपुलेशन के लिए? हाँ, काम वैसे ही हैं। हाँ, इनके फंक्शंस को भी कानूनी तौर पर 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। ऑब्लिगेटरी फंक्शंस, जो बोर्ड को करने ही पड़ेंगे, मैंडेटरी हैं, और डिस्क्रिशनरी फंक्शंस, जो बोर्ड अगर चाहे और रिसोर्सेज हों तो कर सकता है, ऑप्शनल है। ऑब्लिगेटरी और डिस्क्रिशनरी। इनकम के सोर्सेज में टैक्स रेवेन्यू जैसे प्रॉपर्टी टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे फीस, रेंट, दोनों शामिल हैं। और बोर्ड का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, जिसे हमने कंपोजिशन में देखा, उसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। सीईओ को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल यहाँ भी है। बिल्कुल। वो बोर्ड और इसकी कमिटीज के सभी रेजोल्यूशंस और डिसीजंस को इंप्लीमेंट करता है। ये सीईओ एक स्पेशल सेंट्रल कैडरे से आते हैं, जो स्पेसिफिकली कैंटोनमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाया गया है। काफी डिटेल सिस्टम है कैंटोनमेंट्स का भी। चलो अब छठे टाइप पर चलते हैं, टाउनशिप। ये एक और यूनिक सेटअप है। इस तरह की अर्बन गवर्नमेंट बड़े पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयूज, सोचिए बड़ी सरकारी कंपनियां जैसे बीएचईएल, सेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी द्वारा इस्टेब्लिश की जाती है। अच्छा, पीएसयूज बनाते हैं इन्हें? हाँ, क्यों? ताकि वो अपने स्टाफ और वर्कर्स को, जो अक्सर उनके प्लांट या फैक्ट्री के पास बनी बड़ी-बड़ी हाउसिंग कॉलोनीज में रहते हैं, उनको बेसिक सिविक एमेनिटीज, पानी, बिजली, सड़कें, सफाई, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एटसेट्रा प्रोवाइड कर सके। हाँ, जैसे भेल की टाउनशिप है भोपाल में, हरिद्वार में, या सेल की भिलाई राउरकेला में, मैंने देखी है ये। हाँ, वही। तो ये कंपनीज टाउनशिप के एडमिनिस्ट्रेशन की देखभाल के लिए एक टाउन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करती हैं, जो कंपनी का ही एक सीनियर ऑफिसर हो सकता है। कंपनी का ही अफसर? उसकी मदद के लिए कंपनी के ही इंजीनियर्स और दूसरे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टाफ होते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, जैसा सोर्सेज बताते हैं, कि अर्बन गवर्नमेंट के इस टाउनशिप फॉर्म में कोई इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होते। यहाँ भी इलेक्शन नहीं? नहीं, वहां रहने वाले लोग वोट देकर अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुनते। सोर्स इसे बेसिकली उस कंपनी की ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर का ही एक एक्सटेंशन मानता है। मतलब कंपनी का ही एक डिपार्टमेंट सॉर्ट ऑफ? हाँ, बिल्कुल। उस पूरी कॉलोनी का एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी खुद ही देखती है। वहां अलग से कोई म्यूनिसिपल इलेक्शन नहीं होता। वो लगभग एक सेल्फ कंटेन्ड यूनिट जैसा होता है, कंपनी द्वारा मैनेज किया हुआ। मतलब वहां के रेजिडेंट्स की लोकल गवर्नेंस में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होती, सब कुछ कंपनी ही डिसाइड करती है। हाँ, तो इसके फायदे नुकसान दोनों होंगे? प्रोज होंगे कि शायद एफिशिएंट हो, मेंटेनेंस अच्छी रहती हो। हाँ, अक्सर ये टाउनशिप बहुत साफ सुथरी और वेल मेंटेन्ड होती हैं। पर कॉन्स ये हैं कि डेमोक्रेटिक वॉइस मिसिंग है। बिल्कुल, एफिशिएंसी और स्टैंडर्ड शायद हाई हों, पर रिप्रेजेंटेशन और अकाउंटेबिलिटी का इशू रहता है। राइट। अब 7वें नंबर पर है पोर्ट ट्रस्ट्स। पोर्ट ट्रस्ट्स, ये जैसा नाम से ही क्लियर है, पोर्ट एरियाज में एस्टैब्लिश किए जाते हैं, जहां बड़े बंदरगाह होते हैं, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कांडला एटसेट्रा। हाँ, बंदरगाह वाले इलाके। इनके 2 मेन पर्पस होते हैं। पहला, पोर्ट्स को मैनेज करना और उनकी सिक्योरिटी देखना, जो कि इनका प्राइमरी फंक्शन है। और दूसरा, उस पोर्ट एरिया में रहने वाले लोगों या काम करने वालों के लिए सिविक अमेनिटीज प्रोवाइड करना। अच्छा, पोर्ट मैनेजमेंट और सिविक एमेनिटीज दोनों। हाँ, पोर्ट ट्रस्ट को पार्लियामेंट के एक एक्ट द्वारा बनाया जाता है। ये भी पार्लियामेंट के एक्ट से? इसमें भी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों तरह के मेंबर्स होते हैं, जो वेरियस स्टेक होल्डर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे शिपिंग कंपनीज, ट्रेडर्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, लेबर यूनियंस एटसेट्रा। काफी सारे स्टेक होल्डर्स। हाँ, इसका चेयरमैन आमतौर पर एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है। इसके जो सिविक फंक्शंस हैं, सड़क, पानी, सफाई टाइप, वो कमोबेश एक म्यूनिसिपैलिटी जैसे ही होते हैं, लेकिन इनका मेन फोकस पोर्ट ऑपरेशंस और उससे जुड़ी एक्टिविटीज पर रहता है। मतलब मेन काम पोर्ट का है। हाँ, तो ये प्राइमरीली एक इकोनॉमिक बॉडी है, जिसके पास कुछ म्युनिसिपल फंक्शंस भी हैं स्पेसिफिक पोर्ट एरिया के लिए। ओके। और अब आते हैं आखिरी यानी 8वीं टाइप की एंटिटी पर,
स्पेशल पर्पस एजेंसी स्पेशल पर्पस एजेंसी। SPA। ये पहले की 7 एरिया बेस्ड अर्बन बॉडीज जो एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया देखती हैं से काफी अलग है, क्योंकि ये फंक्शन बेस्ड है। फंक्शन बेस्ड मतलब ये किसी एक एरिया के सारे काम नहीं देखती, बल्कि किसी एक खास काम को देखती हैं, शायद पूरे शहर या बड़े इलाके के लिए। स्टेट गवर्नमेंट्स ने कुछ खास काम, डेजिग्नेटेड एक्टिविटीज या स्पेसिफिक फंक्शंस को करने के लिए कुछ अलग से एजेंसीज बना दी हैं। अच्छा। ये काम नॉर्मली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस या म्यूनिसिपैलिटीज के डोमेन में आते हैं, लेकिन इनके लिए अलग से बॉडीज बना दी गई हैं। एग्जैक्टली। दूसरे शब्दों में कहें तो ये किसी एक फंक्शन पर स्पेशलाइज करती हैं, पूरे शहर की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर नहीं। इन्हें सिंगल पर्पस, यूनिपर्पस, स्पेशल पर्पस एजेंसीज या फंक्शनल लोकल बॉडीज भी कहा जाता है। सिंगल पर्पस एजेंसीज। एग्जैक्टली। सोर्सेज में कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, हाँ, बताएं। जैसे टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स, नगर सुधार न्यास, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज, शहरी विकास प्राधिकरण जैसे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA या बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी BDA। हाँ, DDA तो बहुत फेमस है। वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड्स, जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड जैसे दिल्ली जल बोर्ड या बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड BWSSB। जल बोर्ड भी। हाउसिंग बोर्ड्स, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड्स या कंपनीज, सिटी ट्रांसपोर्ट बोर्ड्स या कॉर्पोरेशंस जैसे DTC दिल्ली में या बेस्ट मुंबई में। हाँ, ये नाम तो हम रोज सुनते हैं, DDA, जल बोर्ड, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, DTC वगैरह। इन्हें बनाया कैसे जाता है? सोर्सेज बताते हैं कि या तो स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट से, स्टैट्यूटरी बॉडीज के रूप में जैसे DDA, जल बोर्ड, या फिर सरकार के एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन, सरकारी ऑर्डर से, डिपार्टमेंट्स के रूप में। अच्छा, दोनों तरीके हैं। यहाँ सबसे क्रिटिकल पॉइंट ये है कि ये ऑटोनॉमस बॉडीज के रूप में काम करती हैं, मतलब ये इंडिपेंडेंट हैं, स्वायत्त हैं। ऑटोनमस। इन्हें जो फंक्शन सौंपा गया है, जैसे DDA को लैंड डेवलपमेंट, जल बोर्ड को पानी, ये उसे लोकल अर्बन गवर्नमेंट्स जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपैलिटी से इंडिपेंडेंटली करती हैं। ये उन लोकल बॉडीज की सबऑर्डिनेट एजेंसीज नहीं हैं, उनके अंडर काम नहीं करती। ओ, मतलब ये म्यूनिसिपैलिटी के अंडर नहीं आती? नहीं, जैसे दिल्ली में पानी और सीवर का काम दिल्ली जल बोर्ड देखता है, और वो MCD, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के अधीन नहीं है, बल्कि एक अलग ऑटोनॉमस बॉडी है जो सीधे दिल्ली गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है। इसी तरह DDA जमीन और हाउसिंग डेवलपमेंट का काम देखता है, वो भी MCD से अलग है। हाँ, और इससे वो प्रॉब्लम आती है जिसका जिक्र हम अक्सर सुनते हैं, कोऑर्डिनेशन की कमी। बिल्कुल, वही आ रहा था मैं। एक एजेंसी सड़क खोदकर पाइप डालती है, फिर दूसरी एजेंसी केबल डालने के लिए खोद देती है, फिर उसे ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है, इसमें कंफ्यूजन रहता है। हाँ, ये क्लासिक प्रॉब्लम है बड़े शहरों की। मल्टीपल एजेंसीज एक ही एरिया में काम कर रही होती हैं, पर उनके बीच तालमेल यानी कोऑर्डिनेशन की कमी होती है। एक ही काम के लिए अलग अलग परमिशंस लेनी पड़ती हैं। ये तो शहरी गवर्नेंस का एक बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, ये फंक्शनल स्पेशलाइजेशन यानी एक एजेंसी का एक ही काम में एक्सपर्ट होना, इसका फायदा तो है कि शायद वो काम एफिशिएंटली हो, लेकिन इससे फ्रैगमेंटेशन बढ़ जाती है, प्लानिंग इंटीग्रेटेड नहीं हो पाती। और अकाउंटेबिलिटी का क्या? अकाउंटेबिलिटी भी डिफ्यूज हो जाती है। अगर सड़क खराब है तो किसको ब्लेम करें, जिसने खोदी थी उसको या जिसकी जिम्मेदारी उसे मेंटेन करने की थी उसको। ये चैलेंजेस स्पेशल पर्पस एजेंसीज के मॉडल के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये थे वो 8 मुख्य प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय, अर्बन लोकल बॉडीज, जिनकी चर्चा हमारे सोर्सेज में की गई है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेकर स्पेशल पर्पस एजेंसी तक। हर एक का अपना रोल, अपनी स्ट्रक्चर, अपनी शक्तियां और अपने चैलेंजेस हैं। ये डाइवर्सिटी ही इंडिया के अर्बन लैंडस्केप की कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाती है। और ये समझना इंपॉर्टेंट है कि एक ही शहर में इनमें से कई बॉडीज एक साथ काम कर रही हो सकती हैं। जैसे दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी है, DDA भी है, जल बोर्ड भी है, DTC भी है, पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी भी है। हाँ, सही कहा। सबका अपना अपना डोमेन है और सब मिलकर या कभी-कभी टकराकर शहर को चलाते हैं। काफी कॉम्प्लेक्स पिक्चर है ये अर्बन गवर्नेंस की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे म्युनिसिपल पर्सनल पर। तो शहरों को चलाने के लिए लोग तो चाहिए ना, मतलब कर्मचारी, अधिकारी। अब ये जो हमारे शहरों की सरकारें हैं, नगर निगम, नगर पालिकाएं, इनमें जो लोग काम करते हैं, जिन्हें हम म्युनिसिपल पर्सनल कह सकते हैं, उनके लिए भारत में मोटे तौर पर 3 तरह के सिस्टम देखने को मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये समझना जरूरी है कि कौन कैसे भर्ती होता है, कौन किसको रिपोर्ट करता है, क्योंकि इसी से तय होता है कि काम कितना इफेक्टिव होगा। बिल्कुल। पहला सिस्टम है सेपरेट पर्सनल सिस्टम।
इसमें हर लोकल बॉडी यानी हर नगर निगम या नगर पालिका अपने कर्मचारी खुद ही भर्ती करती है, उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखती है और उन पर कंट्रोल भी रखती है। अच्छा। सबसे खास बात यह है कि इन कर्मचारियों का ट्रांसफर किसी दूसरी नगर पालिका में नहीं हो सकता। वो जिस बॉडी में भर्ती हुए मोटे तौर पर वहीं अपना पूरा करियर बिताते हैं। ओह, ये सिस्टम सबसे ज्यादा कॉमन है, सबसे ज्यादा जगहों पे यही चलता है। अच्छा, तो ये कुछ वैसा हुआ जैसे कोई छोटी लोकल कंपनी हो, हायर भी खुद करो, मैनेज भी खुद करो, और एम्प्लॉय कहीं और नहीं जा सकता। हाँ, एक तरह से। लॉयल्टी तो शायद पक्की रहती होगी इसमें। हाँ, इसका एक बड़ा फायदा यही गिनाया जाता है कि इससे लोकल ऑटोनॉमी बनी रहती है। स्थानीय निकाय को अपने मामलों में स्वतंत्रता रहती है कि उसे कैसे लोग चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। हाँ। और जैसा आपने कहा, कर्मचारियों की वफादारी, उनकी लॉयल्टी भी सिर्फ अपनी ही संस्था के प्रति होती है, क्योंकि उनका पूरा करियर उसी एक बॉडी से जुड़ा होता है। उन्हें पता है कि यहीं रहना है, यहीं काम करना है। लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें भी तो होंगी, जैसे क्या छोटे नगर पालिकाओं को हमेशा क्वालिफाइड लोग मिल पाते होंगे, या फिर लोकल लेवल पर भाई भतीजावाद, फेवरेटिज्म का स्कोप ज्यादा नहीं रहता होगा इसमें? हाँ, ये है। और अगर कोई एम्प्लॉय बहुत काबिल है तो उसकी करियर ग्रोथ के मौके भी तो उसी एक शहर तक सीमित हो गए। ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट्स हैं। ये इस सिस्टम की प्रमुख आलोचनाएं हैं। छोटे शहरों में अक्सर टैलेंट पूल सीमित होता है और हो सकता है उन्हें बेस्ट लोग न मिल पाएं। सही बात है। नेपोटिज्म और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का खतरा भी ज्यादा रहता है। और हाँ, एम्बिशियस एम्प्लॉयज के लिए शायद ये उतना अट्रैक्टिव ना हो, क्योंकि प्रमोशन और अनुभव के मौके सीमित होते हैं। अब देखते हैं दूसरा सिस्टम, जो इससे काफी अलग है। हाँ, दूसरा कौन सा है? दूसरा सिस्टम है यूनिफाइड पर्सनल सिस्टम, यानी यूनिफाइड पर्सनल सिस्टम। इसमें राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट पिक्चर में आ जाती है। म्युनिसिपल कर्मचारियों की नियुक्ति, उनका एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल सब राज्य सरकार के हाथ में होता है। अच्छा। इसमें होता ये है कि पूरे राज्य की सभी शहरी निकायों के लिए राज्य स्तर पर ही सेवाएं या कैडर बना दिए जाते हैं। कैडर मतलब कर्मचारियों के संगठित समूह, जिनकी भर्ती और प्रबंधन राज्य स्तर पर होता है। ओ, तो यहाँ भर्ती स्टेट लेवल पर हो रही है, जैसे स्टेट पीसीएस का एग्जाम होता है, कुछ वैसा ही म्युनिसिपल एम्प्लॉयज के लिए? हाँ, काफी हद तक वैसा ही समझ सकते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि इन कर्मचारियों का राज्य के अंदर ही एक शहरी निकाय से दूसरे शहरी निकाय में ट्रांसफर हो सकता है। अच्छा। जैसे कोई लखनऊ नगर निगम में काम कर रहा है तो उसका ट्रांसफर कानपुर या मेरठ नगर निगम में हो सकता है, क्योंकि वो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए उस यूनिफाइड केडर का हिस्सा है। ये सिस्टम आपको आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में मिलेगा। अच्छा, तो ये हुआ जैसे कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय हो जो राज्य के अंदर किसी भी ब्रांच में भेजा जा सकता है। हाँ, कुछ वैसा ही। इसमें शायद यूनिफॉर्मिटी ज्यादा आती होगी प्रशासन में, और कर्मचारियों को अलग अलग शहरों की समस्याएं समझने का, ज्यादा डाइवर्स एक्सपीरियंस हासिल करने का मौका मिलता होगा। बिल्कुल, ये इसके फायदे माने जाते हैं। स्टेट कंट्रोल होने से शायद भर्ती प्रक्रिया ज्यादा स्टैंडर्डाइज्ड और प्रोफेशनल हो सकती है, फेवरेटिज्म कम हो सकता है। ये तो है। कर्मचारियों को भी अलग अलग जगह काम करने का अनुभव मिलता है, उनका एक्सपोजर बढ़ता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। क्या? लोकल नीड्स का क्या होता है? जब ऑफिसर या कर्मचारी को पता है कि आज यहाँ है, कल कहीं और ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्या वो उस शहर की समस्याओं से उतना जुड़ाव महसूस कर पाएगा? सही सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टेट कंट्रोल हावी हो जाए और स्थानीय जरूरतें पीछे रह जाएं? ये चिंता बिल्कुल जायज है। ये यूनिफाइड सिस्टम की एक संभावित कमी है कि इसमें स्थानीय निकाय की स्वायत्तता कम हो जाती है और कर्मचारियों का जुड़ाव शायद उतना गहरा ना हो पाए। हमेशा एक टेंशन रहती है स्टैंडर्डाइजेशन और लोकल सेंसिटिविटी के बीच। अब तीसरा सिस्टम देखते हैं जो इंटीग्रेशन को एक कदम और आगे ले जाता है। तीसरा है इंटीग्रेटेड पर्सनल सिस्टम। इंटीग्रेटेड मतलब मिला हुआ। हाँ, ये कैसे काम करता है? हाँ, इसमें राज्य सरकार के कर्मचारी और स्थानीय निकायों के कर्मचारी दोनों एक ही सर्विस का हिस्सा होते हैं। मतलब म्युनिसिपल पर्सनल असल में राज्य की सिविल सेवाओं के ही सदस्य होते हैं। अच्छा। उनका ट्रांसफर न सिर्फ राज्य के अंदर एक स्थानीय निकाय से दूसरे में हो सकता है, बल्कि स्थानीय निकायों और राज्य सरकार के अलग अलग विभागों, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बीच भी हो सकता है। अरे वाह, ये तो मतलब फुल इंटीग्रेशन हो गया। जी। इसका मतलब ये हुआ कि जो अधिकारी आज नगर निगम में एडिशनल कमिश्नर है,
वो कल को राज्य सरकार के शिक्षा विभाग या स्वास्थ्य विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी बन सकता है। बिल्कुल और जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से आया है वो नगर निगम में पोस्ट किया जा सकता है। बिल्कुल। इस सिस्टम में स्थानीय सिविल सेवा और राज्य सिविल सेवा में फंक्शनली कोई खास फर्क नहीं रह जाता। पर्सनल इज इंटरचेंजेबल। ये सिस्टम ओडिशा, बिहार, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में देखने को मिलता है। इसमें स्टेट लेवल पर एक्सपर्टीज और रिसोर्सेज का पूल बड़ा हो जाता है, जिसे लोकल बॉडीज में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसमें तो लोकल ऑटोनॉमी और भी कम हो जाती होगी। हाँ, ये बात तो है। और वो लोकल सेंसिटिविटी वाली बात यहाँ और भी ज्यादा रेलेवेंट हो जाती होगी। अधिकारी तो शायद कुछ ही महीनों या सालों के लिए म्युनिसिपल पोस्टिंग पर आएगा, उसे शहर की बारीकियों को समझने का कितना वक्त मिलेगा? हाँ, ये इंटीग्रेटेड सिस्टम का सबसे बड़ा चैलेंज है। ब्यूरोक्रेटिक ट्रांसफर्स का जो सामान्य पैटर्न है वो यहाँ भी लागू होता है। इससे कॉन्टिन्यूटी और लोकल अंडरस्टैंडिंग प्रभावित हो सकती है। सही है। तो ये 3 मुख्य तरीके हैं: सेपरेट, जिसमें पूरा लोकल कंट्रोल; यूनिफाइड, जिसमें स्टेट कंट्रोल और ट्रांसफर्स सिर्फ निकायों के बीच; और इंटीग्रेटेड, जिसमें स्टेट कंट्रोल और ट्रांसफर्स निकायों और विभागों के बीच भी। हर सिस्टम के अपने फायदे और नुकसान हैं और अलग-अलग राज्यों ने अपनी जरूरत के हिसाब से इन्हें अपनाया है। कमाल है, कितनी डाइवर्सिटी है सिर्फ इस एक पहलू में। अच्छा, तो ये तो हुई लोगों की बात। अब इन लोगों को, चाहे वो किसी भी सिस्टम से आए, शहर चलाने जैसे कॉम्प्लेक्स काम के लिए तैयार भी तो करना होगा। बिल्कुल। इनकी ट्रेनिंग का क्या इंतजाम है? क्योंकि अर्बन गवर्नेंस कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। निश्चित रूप से ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, खासकर जब शहरों की समस्याएं इतनी तेजी से बदल रही हैं। क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन, ट्रैफिक, वेस्ट मैनेजमेंट, पता नहीं क्या क्या। सही बात है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर, नेशनल लेवल पर कई महत्वपूर्ण संस्थान काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ प्रमुख संस्थानों के बारे में बताएं। शुरुआती संस्थानों में एक प्रमुख नाम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो मुंबई में है। ये काफी पुराना है, 1927 में बना था, यानी आजादी से भी पहले से ये संस्थान काम कर रहा है। वाह! ये एक प्राइवेट रजिस्टर्ड सोसाइटी है, लेकिन म्युनिसिपल ट्रेनिंग और रिसर्च में इसका बड़ा योगदान रहा है। अच्छा, और सरकार की तरफ से क्या पहल हुई? सरकार ने भी जरूरत को समझा। 1960s में एक कमेटी बनी थी, नूरुद्दीन अहमद कमेटी ऑन ट्रेनिंग ऑफ म्युनिसिपल एम्प्लॉयज, 1963 to 1965। हाँ, सुना है इसके बारे में। इस कमेटी ने म्युनिसिपल एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग पर बहुत जोर दिया और इसी की सिफारिश पर 1967 में नई दिल्ली में सेंटर फॉर अर्बन एंड एनवायरमेंटल स्टडीज स्थापित हुआ। अच्छा, तो एक कमेटी की सिफारिश पर यह सेंटर बना। हाँ, इसने क्या फोकस किया? इसका फोकस अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन और एनवायरमेंटल इश्यूज पर रहा और इसी कमेटी की सिफारिश पर 1968 में 4 रीजनल सेंटर्स फॉर अर्बन एंड एनवायरमेंटल स्टडीज भी स्थापित किए गए, कोलकाता, लखनऊ, हैदराबाद और मुंबई में। अच्छा, 4 और? हाँ, ताकि देश के अलग अलग हिस्सों में ट्रेनिंग की जरूरतें पूरी हो सकें। यानी एक नेशनल सेंटर दिल्ली में और 4 रीजनल सेंटर, एक तरह का नेटवर्क बनाने की कोशिश हुई। हाँ, इसके अलावा बाद के सालों में और भी स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट्स बने, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, न्यूआ, नई दिल्ली में 1976 में स्थापित हुआ। न्यूआ सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं, बल्कि अर्बन पॉलिसी रिसर्च, डेटा कलेक्शन और सरकार को सलाह देने में भी अहम भूमिका निभाता है। फिर ह्यूमन सेटलमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, HSMI, ये भी नई दिल्ली में है और 1985 में हडको के एक हिस्से के तौर पर स्थापित हुआ। अच्छा, हडको का पार्ट। हाँ, ये भी ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करता है, खासकर हाउसिंग और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पर। तो काफी सारे संस्थान हैं जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, एनवायरनमेंट, पॉलिसी, हाउसिंग जैसे स्पेसिफिक क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है, ये ट्रेनिंग कितनी इफेक्टिव होती है? ये बड़ा सवाल है। क्या ये इंस्टीट्यूट जमीनी हकीकत जो एक म्युनिसिपल एम्प्लॉय रोज झेलता है उससे कनेक्ट कर पाते हैं, या फिर ये भी एकेडमिक एक्सरसाइजेस बनकर रह जाती हैं? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच का गैप हमेशा रहता है। कोशिश ये रहती है कि ट्रेनिंग मॉड्यूल्स रेलेवेंट हों, केस स्टडीज हों, फील्ड विजिट्स हों। हाँ, लेकिन म्युनिसिपल गवर्नेंस इतनी डायनामिक और कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक चीज है कि क्लासरूम ट्रेनिंग की अपनी सीमाएं हैं। फिर भी ये संस्थान एक प्लेटफॉर्म तो देते ही हैं,
नॉलेज शेयरिंग, स्किल डेवलपमेंट और नेटवर्किंग के लिए, जो जरूरी है। ठीक है, ट्रेनिंग हो गई, लोग आ गए, पर काम तो पैसे से होगा। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, पैसा। आखिर ये नगर निगम या नगर पालिकाएं अपना खर्चा कैसे चलाती हैं? हाँ, सबसे क्रूशियल पॉइंट। इनके पास पैसा कहाँ से आता है? रेवेन्यू के सोर्सेस क्या हैं? क्योंकि बिना सॉलिड फंडिंग के तो सारी प्लानिंग धरी रह जाएगी। बिल्कुल। फाइनेंशियल हेल्थ किसी भी लोकल बॉडी की ऑटोनॉमी और इफेक्टिवनेस के लिए क्रूशियल है। शहरी स्थानीय निकाय, अर्बन लोकल बॉडीज यूएलबीज की आय के मोटे तौर पर 5 मुख्य स्रोत होते हैं, सोर्सेस। 5 स्रोत, अच्छा, एक एक करके समझते हैं। पहला कौन सा है? पहला और शायद सबसे जाना माना स्रोत है टैक्स रेवेन्यू। इसमें वो टैक्स आते हैं जो ये निकाय लगा सकते हैं और वसूल कर सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रॉपर्टी टैक्स। हाँ, प्रॉपर्टी टैक्स। ये थ्योरेटिकली इनकी आय का सबसे बड़ा जरिया होना चाहिए। इसके अलावा एंटरटेनमेंट टैक्स, जैसे सिनेमा हॉल, अम्यूजमेंट पार्क्स पर। अच्छा। विज्ञापनों पर टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट्स, जो बड़े बड़े होर्डिंग्स शहरों में दिखते हैं, उन पर लगने वाला टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स, जो नौकरी पेशा या प्रोफेशनल्स पर कुछ राज्यों में लगता है। वाटर टैक्स, लाइटिंग टैक्स, जानवरों पर टैक्स, तीर्थयात्री टैक्स, जो खासकर धार्मिक स्थलों वाले शहरों में महत्वपूर्ण हो सकता है। मार्केट टैक्स, नए बने पुलों पर टोल, ये सब टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा है। प्रॉपर्टी टैक्स तो समझ आता है, हम सब भरते हैं या सुनते हैं, पर ये टैक्स की लिस्ट तो काफी लंबी है। जानवरों पर टैक्स, लाइटिंग टैक्स, क्या ये सब असल में वसूले जाते हैं या बस किताबों में? ये अच्छा सवाल है। प्रावधान तो हैं, लेकिन इनका इम्प्लीमेंटेशन और कलेक्शन राज्यों और शहरों के हिसाब से बहुत वेरी करता है। कई छोटे टैक्स वसूलने में प्रशासनिक लागत ही इतनी आ जाती है कि वो व्यवहारिक नहीं लगते। हाँ, ये बात भी है। प्रॉपर्टी टैक्स भी, जो सबसे अहम है, उसका कलेक्शन अक्सर पोटेंशियल से बहुत कम रहता है। वैल्यूएशन, असेसमेंट, लोगों की अनिच्छा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कई कारण हैं इसके पीछे। इसके अलावा म्यूनिसिपल बॉडीज कई तरह के सेस भी लगा सकती हैं, जो किसी खास मकसद के लिए लगाया गया टैक्स होता है, जैसे लाइब्रेरी सेस, एजुकेशन सेस, या कुछ जगहों पर बेगरी सेस का भी प्रावधान हो सकता है। हालांकि ये बहुत कम देखने को मिलता है। बेगरी सेस, ये वाकई अनोखा है। खैर, तो ये हो गया टैक्स वाला पैसा, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स किंग है, पर उसकी वसूली एक बड़ा इशू है। दूसरा स्रोत क्या है? दूसरा स्रोत है नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसमें वो आमदनी आती है जो टैक्स के जरिए नहीं होती, जैसे नगर निगम की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, दुकानें, मार्केट, कम्युनिटी हॉल वगैरह, उनसे आने वाला किराया। अच्छा। अलग अलग तरह की फीस और फाइन्स, जैसे बिल्डिंग प्लान मंजूर करने की फीस, बर्थ डेथ सर्टिफिकेट की फीस, ट्रेड लाइसेंस फीस, या पार्किंग वायलेशन या गंदगी फैलाने पर लगाया गया जुर्माना। हाँ, ये सब तो होता है। रॉयल्टी, नगर निगम के निवेशों से होने वाला मुनाफा, और डिविडेंड, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स, जमा पैसों पर मिलने वाला ब्याज, इंटरेस्ट, और यूजर चार्जेस मतलब जो सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं उसका पैसा देना। हाँ, जैसे पानी सप्लाई का चार्ज, वाटर चार्जेस, साफ सफाई या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए शुल्क, सैनिटेशन कंजर्वेंसी चार्जेस, सीवरेज सिस्टम इस्तेमाल करने का चार्ज, सीवरेज चार्जेस वगैरह। आइडियली ये चार्जेस उस सर्विस को देने की लागत को कवर करने चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। ये पॉलिटिकली सेंसिटिव मामला होता है और ये चार्जेस अक्सर सब्सिडाइज्ड रहते हैं। अच्छा, तो जैसे हम पानी का बिल भरते हैं या नगर निगम की पार्किंग में फीस देते हैं या कोई नक्शा पास कराने जाते हैं तो फीस भरते हैं, वो सब नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ गया। हाँ, वही सब। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी से काफी जुड़ा हुआ है, पर इसमें भी वही सवाल, क्या इनसे इतनी कमाई हो पाती है कि शहर का खर्च चल सके, खासकर यूजर चार्जेस अगर सब्सिडाइज्ड है तो? नहीं, आमतौर पर टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू मिलकर भी ज्यादातर यूएलबीज का पूरा खर्च उठाने के लिए काफी नहीं होते। इसीलिए तीसरे स्रोत की अहमियत बढ़ जाती है। और वो तीसरा स्रोत क्या है? तीसरा स्रोत है ग्रांट्स। इसमें केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, और राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट से मिलने वाली सहायता अनुदान शामिल है। अच्छा, ग्रांट्स। ये ग्रांट्स अक्सर किसी खास मकसद के टाइड ग्रांट्स या सामान्य काम के अनटाइड ग्रांट्स के लिए दी जाती हैं। जैसे केंद्र सरकार की बड़ी योजनाएं हैं, स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत, स्वच्छ भारत मिशन, अर्बन, इनका पैसा राज्यों के जरिए यूएलबीज को ग्रांट के रूप में मिलता है। हाँ, ये तो सुना है। राज्य सरकारें भी अपनी योजनाओं के लिए या सामान्य सहायता के लिए ग्रांट्स देती हैं। यानी केंद्र या राज्य सरकार जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट चलाती है तो उसका पैसा ग्रांट के रूप में आता है। ये तो यूएलबीज के लिए लाइफलाइन जैसा होता होगा, खासकर छोटे शहरों के लिए। बिल्कुल।
कई नगर पालिकाएं तो बहुत हद तक इन्हीं ग्रांट्स पर निर्भर करती हैं अपना काम चलाने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि उनकी निर्भरता बढ़ जाती है और उनकी वित्तीय स्वायत्ता कम हो जाती है। ग्रांट्स अक्सर शर्तों के साथ आती हैं। हाँ, ये तो है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात हो जाती है थोड़ी। अच्छा, चौथा स्रोत? चौथा है डिवोल्यूशन। डिवोल्यूशन। इसमें राज्य सरकार अपने टैक्स कलेक्शन का एक हिस्सा संवैधानिक व्यवस्था के तहत शहरी स्थानीय निकायों को ट्रांसफर करती है। डिवोल्यूशन। ये ट्रांसफर राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन (SFC) की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। 74वें संविधान संशोधन के बाद हर राज्य में SFC बनाना अनिवार्य है। हाँ, SFC। ये आयोग राज्यपाल को सिफारिश करता है कि राज्य के टैक्स रेवेन्यू का कितना हिस्सा और किस फॉर्मूले के आधार पर स्थानीय निकायों, शहरी और ग्रामीण दोनों के साथ बांटा जाए। ये SFC वाला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक तरह से राज्य और लोकल बॉडीज के बीच फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बंटवारे का एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। पर क्या SFC की सिफारिशें राज्य सरकारें पूरी तरह मानती हैं? ये एक बड़ा सवाल है। SFC सिफारिशें करती हैं, लेकिन उन्हें मानना या ना मानना राज्य सरकार पर निर्भर करता है। कई बार राज्य सरकारें SFCs की सिफारिशों को पूरी तरह लागू नहीं करती या देरी से करती हैं, जिससे ULBs को फंड मिलने में दिक्कत आती है। तो मैकेनिज्म तो है, पर उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एक चैलेंज है। समझ गया। तो डिवोल्यूशन भी एक जरूरी सोर्स है, पर इसमें भी राज्यों की मर्जी काफी चलती है। अब पांचवा और आखिरी स्रोत। और पांचवा स्रोत है लोन्स यानी कर्ज। शहरी स्थानीय निकाय अपने पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए कर्ज भी ले सकते हैं। लोन्स, अच्छा। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब बड़े और लंबे समय तक चलने वाले प्रोजेक्ट्स पर होने वाला खर्च, जैसे कोई नया फ्लाईओवर बनाना है, शहर में मेट्रो लानी है या नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है। बड़े खर्चे। इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए वो राज्य सरकार से और दूसरे वित्तीय संस्थानों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंकों या हडको जैसी खास एजेंसियों से लोन ले सकते हैं। आजकल म्यूनिसिपल बॉन्ड्स का भी चलन बढ़ा है, खासकर बड़े नगर निगमों में। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स? यस। मतलब नगर निगम भी शेयर मार्केट की तरह पैसा उठा सकती है? हाँ, कुछ बड़े और फाइनेंशियली साउंड नगर निगम अपनी क्रेडिट रेटिंग के आधार पर बॉन्ड जारी करके बाजार से पैसा उधार ले सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक पेच है। क्या? अगर उन्हें राज्य सरकार के अलावा किसी और वित्तीय संस्थान या बाजार से कर्ज लेना है, तो उसके लिए अक्सर राज्य सरकार की गारंटी या मंजूरी अप्रूवल लेनी पड़ती है। बिना राज्य सरकार की सहमति के वो आसानी से लोन नहीं उठा सकते। हाँ, तो लोन का रास्ता भी खुला है बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, पर उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। हाँ। तो ये हो गए आय के 5 स्रोत। टैक्स, जिसमें कलेक्शन चैलेंज है, नॉन टैक्स जो अक्सर कम होता है, ग्रांट्स जिस पे डिपेंडेंसी ज्यादा है, डिवोल्यूशन जो SFC की सिफारिशों पर आधारित है पर राज्यों पर निर्भर करता है, और लोन्स जो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पर राज्य की मंजूरी चाहिए। बिल्कुल। कुल मिला के तस्वीर ये दिखती है कि शहरों की अपनी कमाई के साधन सीमित हैं या उनका पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता, और वो काफी हद तक राज्य और केंद्र सरकार पर निर्भर रहते हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। यही ज्यादातर भारतीय शहरों की वित्तीय हकीकत है जो उनकी स्वायत्ता और कामकाज को प्रभावित करती है। अब एक आखिरी चीज पर बात करते हैं। इतने सारे शहरी निकाय हैं देश में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सिस्टम चल रहे हैं, केंद्र सरकार भी योजनाएं बना रही है। इनके बीच तालमेल कैसे बनता है? क्या कोई ऐसी बॉडी है जो राष्ट्रीय स्तर पर इन लोकल गवर्नमेंट्स के मामलों को देखती हो, कोई सलाह देती हो, कोऑर्डिनेशन करती हो? हाँ, इसके लिए एक व्यवस्था है। एक सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट है। सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, ये कब बनी और इसका क्या रोल है? ये काउंसिल 1954 में बनाई गई थी। इसे भारत के संविधान के आर्टिकल 263 के तहत राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा स्थापित किया गया था। आर्टिकल 263? हाँ, आर्टिकल 263 केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के आपस में समन्वय, कोऑर्डिनेशन के लिए परिषदें, काउंसिल स्थापित करने की शक्ति देता है। तो ये एक संवैधानिक प्रावधान के तहत बनी बॉडी है। अच्छा, तो इसकी एक संवैधानिक अहमियत है। इसका मतलब ये कोई साधारण कमेटी नहीं है? बिल्कुल। एक दिलचस्प बात यह है कि जब ये बनी थी तो इसका नाम था सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अच्छा, सेल्फ गवर्नमेंट। लेकिन 1980 के दशक में ये महसूस किया गया कि सेल्फ गवर्नमेंट शब्द यहाँ शायद अनावश्यक है, सुपरफ्लुअस है, क्योंकि लोकल बॉडीज पूरी तरह सेल्फ गवर्न्ड नहीं है, उन पर राज्य का नियंत्रण रहता है।
तो इसे हटा दिया गया और नाम सिर्फ सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट रह गया। दिलचस्प। नाम बदलना भी अपने आप में एक कहानी कहता है। सेल्फ गवर्नमेंट से सिर्फ गवर्नमेंट होना शायद उस समय की सोच को दिखाता है कि इन निकायों को कितनी स्वायत्ता देनी है। हो सकता है। अच्छा, ये काउंसिल करती क्या है? एक और बात, शुरुआत में 1958 तक ये काउंसिल शहरी और ग्रामीण दोनों तरह की स्थानीय सरकारों से जुड़े मामले देखती थी, लेकिन 1958 के बाद से इसका कार्यक्षेत्र सीमित कर दिया गया और अब ये सिर्फ शहरी स्थानीय सरकार, अर्बन लोकल गवर्नमेंट के मामलों को ही देखती है। ओह, तो अब सिर्फ शहरों के लिए? हाँ, ग्रामीण स्थानीय सरकारों यानी पंचायतों के लिए अलग व्यवस्थाएं हैं, जैसे पंचायती राज मंत्रालय। ठीक है, तो अब ये काउंसिल खास तौर पर शहरों की लोकल गवर्नमेंट्स पर फोकस करती है। इसमें कौन लोग होते हैं और इसका काम क्या है? ये मूल रूप से एक एडवाइजरी बॉडी यानी एक सलाहकार निकाय है। ये कोई कानून बनाने वाली या हुक्म लेने वाली संस्था नहीं है, बल्कि सलाह देती है। सिर्फ एडवाइजरी? हाँ, इसमें भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्री, मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स चेयरमैन होते हैं और सभी राज्यों के स्थानीय स्वशासन के मंत्री, मिनिस्टर्स फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और अर्बन डेवलपमेंट इसके सदस्य होते हैं। यानी केंद्र के शहरी विकास मंत्री और राज्यों के मंत्री मिलकर बैठते हैं। एक तरह का फेडरल प्लेटफॉर्म हो गया ये अर्बन इश्यूज पर बात करने के लिए। बिल्कुल। तो ये सलाहकार निकाय क्या-क्या काम करता है, क्या सलाह देता है? इसके मुख्य काम इस तरह हैं। पहला, नीतिगत मामलों पॉलिसी मैटर्स पर विचार करना और सरकार को सिफारिशें देना, जैसे शहरों के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज क्या हों, अर्बन पॉवर्टी कैसे कम की जाए, इन पर सलाह देना। दूसरा, कानून बनाने के लिए प्रस्ताव प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन। अगर लगता है कि म्युनिसिपल लॉज में बदलाव की जरूरत है तो ये काउंसिल उसके लिए ड्राफ्ट प्रस्ताव बना सकती है। अच्छा। तीसरा, केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग कोऑपरेशन की संभावना की जांच करना और उसे बढ़ावा देना। चौथा, एक कॉमन प्रोग्राम ऑफ एक्शन यानी एक साझा कार्य योजना बनाने की कोशिश करना। एक कॉमन प्लान जैसा? हाँ, ताकि देश भर में शहरी विकास के लिए कुछ न्यूनतम मानक और दिशा तय हो सके। पांचवा, केंद्रीय वित्तीय सहायता की सिफारिश करना, यानी केंद्र सरकार से शहरी निकायों को कितनी और कैसे आर्थिक मदद मिलनी चाहिए, इस पर सलाह देना। और छठा, केंद्रीय वित्तीय सहायता से स्थानीय निकायों द्वारा किए गए काम की समीक्षा करना, यानी जो पैसा केंद्र ने दिया उसका इस्तेमाल कैसा हुआ, इसकी निगरानी करना। काम तो काफी महत्वपूर्ण लग रहे हैं। पॉलिसी एडवाइस, लेजिस्लेशन प्रपोजल, कोऑर्डिनेशन, कॉमन एक्शन प्लान, फाइनेंशियल रिकमेंडेशन, रिव्यू। लेकिन फिर वही सवाल, क्योंकि ये सिर्फ एडवाइजरी है, तो इसकी सिफारिशें कितनी मानी जाती हैं? हाँ, ये पॉइंट है। क्या ये सिर्फ एक मीटिंग करने और चाय पीने की जगह बनकर रह गई है, या इसका सच में कोई असर होता है पॉलिसी पर? ये एक जायज सवाल है और इसकी इफेक्टिवनेस पर बहस होती रहती है। क्योंकि सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं, इसलिए इनका असर इस बात पर निर्भर करता है कि केंद्र और राज्य सरकारें इन्हें कितनी गंभीरता से लेती हैं। अच्छा। ये एक मंच जरूर प्रदान करता है संवाद के लिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करने के लिए और राज्यों पर एक तरह का नैतिक दबाव बनाने के लिए। लेकिन ज़मीनी हकीकत में इसका कितना प्रभाव पड़ता है ये कहना मुश्किल है और शायद अलग-अलग मुद्दों पर अलग-अलग होता होगा। फिर भी इंटरगवर्नमेंटल कोऑर्डिनेशन के लिए ये एक महत्वपूर्ण संस्थागत व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर शहरी प्रशासन एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम है, जिसमें पर्सनेल के अलग-अलग मॉडल हैं, ट्रेनिंग के लिए संस्थान हैं, रेवेन्यू के कई स्रोत हैं जिनकी अपनी चुनौतियां हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय के लिए एक काउंसिल भी है। काफी कुछ है इसमें समझने के लिए। हाँ, काफी जटिल है ये पूरा ढांचा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको इंडियन पॉलिटी के चैप्टर 40 म्युनिसिपैलिटीज पर हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। यूपीएससी विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।